हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज हम पेनक्रियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। पेनक्रियाज के बारे में क्या डिस्कस करेंगे? तो इसका एनाटोमी, फिजियोलॉजी और इससे रिलेटेड डिजीज, ये सारे बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपका कोई वीडियो रह गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अप टू डेट हो सकते हैं। चलिए आते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जैसा कि हम जानते हैं, पहले हम एनाटोमी बता देते हैं ओवरऑल क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि पेनक्रियाज डबल ऑर्गन की तरह काम करता है। इसमें क्या होता है, इंडोक्राइन भी होते हैं और एक्सोक्राइन भी होता है। इंडोक्राइन होते हैं कितने परसेंट, 10 to 50%, और एक्सोक्राइन कितने परसेंट होते हैं, 85 to 90% होते हैं। अब इंडोक्राइन के द्वारा क्या होता है, इंडोक्राइन का जो सेल होता है उसको क्या कहते हैं, उसको इजलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं या आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये क्या क्या का सिक्रिएट करता है, तो ये अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये चारों को सिक्रिएट करता है। अल्फा से क्या होता है, ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन, गामा से सोमैटोस्टैटिन और डेल्टा से पॉलीपेप्टाइड। ये सारे चीज़ ये सिक्रिएट करता है। ये सिर्फ समरी बता रही हूँ, उसके बाद बुक से डिस्कशन करूँगी। और ये इसमें क्या है, एक्सोक्राइन में कौन सा सेल होता है, तो किनार सेल होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये मेनली डाइजेशन के लिए एंजाइम को सिक्रिएट करता है। अब पेनक्रियाज का लेंथ कितना होता है, तो 11 to 15 सेंटीमीटर होता है और इसका वेट 60 to 100 ग्राम होता है, ठीक है। ये हुआ इसका एनाटोमी। फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी अब हम डिस्कस करेंगे बुक में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो पेनक्रियाज है वो कहाँ पे रहता है, तो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन में रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मतलब रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन में से एक है पेनक्रियाज, ठीक है। अब इसमें जो डियोडेनम है वो कैसे अटैच होता है, तो सी शेप में अटैच होता है। देखिए मैं फिगर दिखा रही हूँ। डियोडेनम देखिए, ये क्या है, ये डियोडेनम है। ये जो ऑरेंज कलर का पंप दिख रहा है ये है डियोडेनम। ये कौन से शेप में पेनक्रियाज का घिरा हुआ है, तो कौन से शेप में है, तो सी शेप में है, यही कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। और हाँ, पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ। देखिए ये क्या है, ये जो नीचे थोड़ा सा दिख रहा है उसको एसिनेट कहते हैं, और उसके बाद ये पंप जहाँ पे जा रहा है उसको हेड कहते हैं, बीच वाले पार्ट को नेक, फिर बॉडी और लास्ट वाले पार्ट को टेल कहते हैं। मतलब इसके कितने पार्ट हुए, मेनली 4 पार्ट होते हैं लेकिन होते हैं 5। एकिनेट प्रोसेस होता है जो नीचे थोड़ा सा होता है, उसके बाद हेड, नेक, बॉडी, टेल, ठीक है। अब तो आप स्ट्रक्चर भी समझ गए। अब आगे आते हैं, क्या होता है इसमें, डियोडेनम कैसे रहता है, तो सी शेप में रहता है। और हाइलम स्प्लीन कहाँ पे रहता है, तो टेल के पास हाइलम में रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी लूप ऑफ द डियोडेनम एंड हाइलम कहाँ पे रहता है, तो हाइलम रहता है इसका जो स्प्लीन से हाइलम से अटैच होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अल्दो द पेनक्रियाज डज नॉट हैव वेल डिफाइंड एनाटोमिकल सब डिवीजन, फिर भी इसको क्या में डिवाइड किए गए हैं, हेड, बॉडी, टेल और कभी कभी नेक में भी कर देते हैं, और एक और भी है यूनिसेट प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए आ रहा है, इसका 2 ऑर्गन की तरह पैक है, एक तो एक्सोक्राइन, एक इंडोक्राइन। जो इंडोक्राइन है उसका जो सेल का नाम है उसको क्या कहते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये स्कैटर्ड होता है पेनक्रियाज में और कैसा सर्व करता है, इंडोक्राइन फंक्शन की तरह काम करता है। और एक्सोक्राइन पोर्शन में क्या होते हैं, एक्टिनार सेल होते हैं, और ये क्या करता है, तो डाइजेशन का काम करता है, ठीक है। अब पेनक्रियाज का मतलब क्या होता है, तो ग्रीक वर्ड में इसको क्या कहते हैं, पेनक्रियाज, जिसका मीनिंग होता है ऑल फ्लेश। ये हमारे इंडोक्राइन में कितने परसेंट होते हैं, तो 1 to 2% होते हैं, और ये इसमें 1 मिलियन सेल क्लचर होता है। अब कह रहा है कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कौन कौन से सेल को सिक्रिएट करता है, तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है। वो क्या सिक्रिएट करते हैं, तो इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इंडोक्राइन पेनक्रियाज के कारण मेन कौन कौन से डिजीज होते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कौन से, तो डायबिटीज मेलिटस और नियोप्लाज्म। याद रखिएगा, इंडोक्राइन पेनक्रियाज के कारण
डायबिटीज मेलिटस और नियोप्लाज्म होते हैं। मोस्ट ऑफ द डिजीज कहाँ होते हैं? एक्सोक्राइन में होते हैं। कुछ ही डिजीज जो होते हैं वो इंडोक्राइन में होते हैं। उसमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा है? तो डायबिटीज मेलिटस और नियोप्लाज्म। ठीक है, अब क्या कह रहा है? एक्सोक्राइन पैनक्रियाज इज कंपोज्ड ऑफ एकिनार सेल दैट एंड द डक्ट्यूल्स एंड डक्ट्स दैट कन्वे देयर सेक्रिएशन टू द डिओडेनम। अब ये क्या कह रहा है कि जो एकिनार सेल है वो क्या करता है? इंजाइम को सेक्रिएट करता है, बट वो जो इंजाइम होता है डाइजेस्टिव इंजाइम वो क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में आता है। तो इनएक्टिव फॉर्म में किसके कारण होता है? तो उसके चारों तरफ क्या होता है? एक लेयर होते हैं, उसको कहते हैं जाइमोजेन ग्रैन्यूल्स। क्या होता है? जाइमोजेन ग्रैन्यूल्स होता है, जिसके कारण वो क्या होता है? इनएक्टिव होता है। ठीक है, और उसके बाद वो इनएक्टिव फॉर्म में डिओडेनम में जाता है, वहाँ पर क्या होता है? एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। ये इसका प्रोसेस चलता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? एपिथेलियल सेल लाइनिंग द डक्ट आर आल्सो एक्टिव पार्टिसिपेंट इन पैनक्रियाटिक सेक्रिएशन। एपिथेलियल सेल भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है पैनक्रियाटिक सेक्रिएशन में। जैसे कि जो क्यूबाइडल शेप होता है वो क्या को सेक्रिएट करता है? तो बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड। याद रखिएगा, क्यूब है ना, बी है, तो बी से क्या होगा? बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड। और कॉल्यूमनल सेल्स तो क्या है? एम है, तो म्यूसिन सेक्रिएट करता है। ठीक है, ये याद करने का अच्छा तरीका है। और क्या कह रहा है कि एपिथेलियल सेल ऑफ द डक्ट आल्सो एक्सप्रेस द सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। क्या करता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर को भी एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अब ये CFTR होता क्या है? CFTR का फुल फॉर्म क्या बताया? तो सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। ये एक फंडामेंटल रोल इन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पैनक्रियाटिक डिजीज, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस में हेल्प करता है पैथोफिजियोलॉजी समझने के लिए। अब क्या कह रहा है कि अगर ये फेल हो गया तो उसको कैसे मैकेनिज्म करेंगे? इसका प्रोसेस। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है? पैनक्रियाटिक एंजाइम क्या करेगा? सिंथेसिस होगा। किस फॉर्म में? तो प्रो एंजाइम में, और वो उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बॉन्ड होगा जिसको क्या कहते हैं? जाइमोजेन ग्रैन्यूल्स कहते हैं, जो पहले ही मैंने बता दिया था। उसके बाद क्या होता है? ये एक्टिवेट होता है जब ट्राइप्सिनोजेन ट्राइप्सिन में बदलता है। कहाँ पे? डिओडेनम में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है इंट्रोकाइनेज, वहाँ पर जाके। बट क्या होता है? ट्राइप्सिन इनहिबिटर, जिसको पैनक्रियाटिक सेक्रेटरी ट्राइप्सिन इनहिबिटर भी कहा जाता है। एग्जाम्पल में कौन सा होता है? तो SPINK1। ठीक है, ये क्या करता है? सेक्रिएट होता है एकिनाल और डक्टल सेल के द्वारा। अब ये क्या करता है? ये अपने आप क्लीव होके इनएक्टिव इटसेल्फ कर लेता है, जिसको हम कहते हैं निगेटिव फीडबैक। और इसके कारण ये क्या हो जाता है? ये एक्टिव हो जाता है, मतलब ये अपने आप को ही क्लीव कर लेता है। कौन सा ग्रैन्यूल्स था? तो जाइमोजेन ग्रैन्यूल्स को तोड़ देता है और एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण क्या करता है? ये ऑटो डाइजेशन करने लगता है, जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। एकिनल सेल आर रिमार्केबली रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ एक्टिवेटेड एंजाइम ट्राइप्सिन, काइमोट्राइप्सिन और फॉस्फोलाइपेज A2। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, इसके कारण ही डिजीज होते हैं। अब जो एक्सोक्राइन में डिजीज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहले याद कीजिए, इंडोक्राइन में डिजीज कौन कौन से होते थे? तो आपको याद है? नहीं याद है तो देखिए कौन कौन से थे? डायबिटीज मेलिटस था और नियोप्लाज्म था। अब एक्सोक्राइन में कौन कौन सा होता है? तो सिस्टिक फाइब्रोसिस, कोजेनाइटल एनोमोलीज, एक्यूट और क्रोनिक पैनक्रियाटिस, और एक और क्या है? नियोप्लाज्म। मतलब कितने हो गए? 1 2 3 4 5। पहला कौन सा? सिस्टिक फाइब्रोसिस। दूसरा कौन सा? कोजेनाइटल एनोमोलीज। तीसरा एक्यूट पैनक्रियाटिस। चौथा क्रोनिक पैनक्रियाटिस। और पांचवा क्या हो जाएगा? नियोप्लाज्म हो जाएगा। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करते हैं कोजेनाइटल एनोमोलीज। पैनक्रियाटिक का जो डेवलपमेंट होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? फ्यूजन ऑफ डोर्सल और वेंट्रल प्रीमोर्डिया। ठीक है, क्या था? कैसे होता है? तो फ्यूजन ऑफ डोर्सल एंड वेंट्रल प्रीमोर्डिया के कारण होता है। अब सबटल डेरिवेशन कैसे होता है? तो कोजेनाइटल वेरिएशन के कारण होता है। अब इसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? तो देखिए लिखा हुआ है, फेल्योर टू रिकॉग्नाइज आइडियोसिंक्रेटिक एनाटॉमी कुड रिजल्ट इन एडवर्टेंट सेवरिंग ऑफ ए पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसके कारण पैनक्रियाटिस होता है। अब देखिए कौन कौन से हैं?
एजिनेसिस, एजिनेसिस मतलब क्या होता है, जिसमें पेनक्रियाज में भी टोटली एब्सेंट, मतलब पूरा एब्सेंट होता है पेनक्रियाज। क्यों? क्योंकि ये उसका डेवलपमेंट और फ्यूजन, जो फ्यूजन था किसका, डॉर्सल और वेंट्रल प्रिमोर्डिया का, वो नहीं हो पाता है। तो इसके कारण पेनक्रियाज पूरी तरह एब्सेंट रहता है। और ये इस सीवियर जो मेल फॉर्मेशन होता है वो क्या कर देता है, लैब को इनकम्पेटिबल कर देता है। ठीक है, और इसमें कौन सा हेल्प करता है, तो PDX1। PDX1 का फुल फॉर्म क्या होता है, पैनक्रिएटिक डिओडेनल होमबॉक्स 1। ये क्या है, ये एक होम्योडोमेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो नॉर्मल पेनक्रिएटिक डेवलपमेंट करता है। मतलब अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन सा होम्योडोमेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो नॉर्मल पेनक्रिएटिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तो PDX1। PDX1 का फुल फॉर्म क्या होता है, पैनक्रिएटिक डिओडेनम होम्योबॉक्स 1। ठीक है, और दूसरा क्या है, जर्मलाइन म्यूटेशन, जो हेल्प करता है पेनक्रिएटिक डेवलपमेंट में। दूसरा क्या हो जाएगा, पैनक्रियाज डाइविसम। डाइविसम से याद रखिएगा कि क्या है, ये डक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा पूछेगा कि सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कोजेनाइटल एनोमोरीज कौन सा है, तो पैनक्रिएटिक डाइविसम। ठीक है, ये कितने परसेंट होते हैं, तो 3 to 10% कैसे जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट होता है, जिसको डक्ट ऑफ विल्सन कहते हैं, वो जब ज्वाइन करता है कॉमन बाइल डक्ट से और बनाता है पपीला और वेटर, उस समय क्या करता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, पैनक्रियाज डाइविसम इज कॉज्ड बाय द फेल्यूर ऑफ फ्यूजन ऑफ फीटल डक्ट सिस्टम ऑफ द डॉर्सल एंड वेंट्रल पैनक्रिएटिक प्रिमोर्डिया। मतलब इसमें क्या होता है, डक्ट सिस्टम का क्या होता है, फ्यूजन फेल हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये होता है पैनक्रियाज डाइविसम। मोर देन 95% ऑफ इंडिविजुअल क्या होते हैं, एसिम्टोमेटिक होते हैं, और 5% क्या होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक होते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं, और अगर और क्या क्या कह रहा है, थ्रो यूजुअली इंसिडेंटल एंड एसिम्टोमेटिक, और क्या क्या होता है, तो इक्टोपिक पेनक्रियाज कैन बी इन्फ्लेम्ड लीडिंग टू द पेन, और क्या होगा, म्यूकोसल ब्लीडिंग होगा, जिसके कारण क्या होगा, इक्टोपिक पेनक्रियाटिक टिश्यू हो जाएंगे, जिसमें ट्यूमर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, कोजेनाइटल सिस्ट क्या होता है, तो कोजेनाइटल सिस्ट क्या होता है, तो पेनक्रियाटिक डक्ट में जो एनोमोलीज डेवलपमेंट होते हैं उसको कहते हैं कोजेनाइटल सिस्ट। मतलब पेनक्रियाटिक डक्ट में जो डेवलपमेंट होते हैं एनोमेलीज का, इसको पॉलीसिस्टिक डिजीज भी कहते हैं। ये किस में होता है, तो किडनी में होता है, लीवर में होता है और पेनक्रियाज में होता है। ठीक है, ये जो कोजेनाइटल सिस्ट होते हैं जनरली यूनिलोकुलर होते हैं। ठीक है, और इसके कारण 2 चीज़ होता है, क्या, सीरस और म्यूकिनस, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। जो बेनिजन सिस्ट है वो अगर क्लियर रहा तो सीरस फ्लूइड, और वो क्या रहा, म्यूकस ज़्यादा फ्लूइड रहा तो हो जाएगा म्यूकिनस। अब क्या हो गया, पेनक्रियाटिस। पेनक्रियाटिस मतलब जहाँ पर भी टिस आ गया, इसका मतलब क्या समझिए, इन्फ्लामेशन हो गया। तो पेनक्रियाटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन पेनक्रियाज। ये 2 तरह का होता है, एक्यूट पेनक्रियाटिस और क्रोनिक पेनक्रियाटिस। अब एक्यूट और क्रोनिक पेनक्रियाटिस का मतलब समझिए। पहले तो पेनक्रियाटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन पेनक्रियाज। ये 2 फॉर्म में होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, और क्रोनिक होता है जो इरिवर्सिबल होता है। एक्यूट में क्या होता है, सिंपली क्या होता है, वो इन्फ्लामेशन हो जाता है, और जब इन्फ्लामेशन को हम रिमूव करते हैं तो वो नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। लेकिन जो क्रोनिक पेनक्रियाटिस होता है उसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन होता है, किसका, तो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज का। अब आते हैं एक्यूट पेनक्रियाटिस को समझते हैं अच्छा से। एक्यूट मतलब क्या हो गया, थोड़े समय के लिए। क्रोनिक मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा समय के लिए। तो एक्यूट में क्या होता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और इसमें मेनली 3 चीज़ें होती है। क्या क्या याद रखिएगा, फोकल इदीमा, पहले क्या होगा, इदीमा होगा, उसके बाद फैट का क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हेमरेज नेक्रोसिस हो जाएगा। 3 चीज़, फोकल इदीमा, फैट नेक्रोसिस, हेमरेजिक नेक्रोसिस, 3 चीज़ होता है, याद रखिएगा। एक्यूट पेनक्रियाटिस में क्या होता है, ये एक रिवर्सिबल इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, और इसका सिवियरिटी कैसे पता चलता है, तो पहले क्या होगा, फोकल इदीमा होगा, फिर फैट नेक्रोसिस होगा, उसके बाद वो क्या बन जाएगा, हेमरेजिक नेक्रोसिस हो जाएगा। ये मेनली कितने % में होते हैं, तो 10 to 20% मतलब करता है।
1 लाख में 10 से 20 लोगों को होता है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब होता है कारण। कारण क्या है, तो मेन कॉज है गॉल स्टोन, याद रखिएगा। एक्यूट पैनक्रियाटिस का मेन कॉज क्या है, गॉल स्टोन है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, तो ये और दूसरा कारण क्या है, तो अल्कोहलिज्म, मतलब कि गॉल स्टोन और अल्कोहल दोनों ही मेन कारण होते हैं किसका, एक्यूट पैनक्रियाटिस का। और मोर देन 80 केसेस आते हैं ये दोनों के कारण ही, ठीक है। अब इस और भी क्या हो सकता है ये दोनों को छोड़ के, तो होते हैं नन गॉल स्टोन रिलेटेड ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। कौन से होते हैं, नन गॉल स्टोन रिलेटेड। इसका क्या मतलब हुआ, नन गॉल स्टोन रिलेटेड ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जो ऑब्स्ट्रक्शन गॉल स्टोन से रिलेटेड नहीं है। तो ये कैसे, किसके कारण होता है, तो ये पेनक्रियाटिक कैंसर के कारण भी होता है, नियोप्लाज्म के कारण भी होता है, डायबिसम के कारण भी होता है, बिलियरी स्लज के कारण भी होता है, पैरासाइट जैसे कि एस्केरिस रुब्रिकोइडस, क्लोनोकिस साइनेसिस के कारण भी होता है। मतलब इसमें गॉल स्टोन मतलब गॉल ब्लेडर रिलेटेड नहीं होता है। क्या क्या होता है, पेनक्रियाटिक कैंसर होता है, नियोप्लाज्म होता है, डायबिसम होता है, बिलियरी स्लज होता है, पैरासाइट होते हैं जैसे कि एस्केरिस रुब्रिकोइडस और क्लोनोकिस साइनेसिस, ठीक है। और मेडिकेशन के कारण भी होता है। मेडिकेशन में क्या क्या आ जाएगा, तो एंटीकोगुलेंट आ जाएगा, कैंसर केमोथेरापी एजेंट आ जाएगा, थियाजाइड डायरेटिस आ जाएगा, एस्ट्रोजन आ जाएगा। याद रखिएगा मेडिकेशन में क्या आएगा, एंटीकोगुलेंट, कैंसर केमोथेरापी, थियाजिड, एस्ट्रोजन, ठीक है। इन्फेक्शन में 2 मेनली आते हैं, कौन कौन सा, मम्प्स और कॉक्सैकी वायरस आते हैं, 2 मेन इन्फेक्शन होते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब कि जो किसी सामान के कारण हुआ हो, जैसे कि अगर ये कैल्शियम बढ़ गया तो हाइपरकैल्सीमिया, लिपिड बढ़ गया तो हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया, पैराथायराइडिज्म बढ़ गया तो हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, इस सब के कारण मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। अब यहाँ पर ये टेबल बना के दिया है, ठीक है, तो ये याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक में क्या क्या आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा, ड्रग आ जाएगा, हाइपरकैल्सीमिया आ जाएगा, हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया आ जाएगा। जेनेरिक मतलब जीन से रिलेटेड, तो म्यूटेशन हो जाएगा किसका, कैटानिक ट्राइप्सिनोजेन का हो जाएगा, जिसको PRSS1 भी कहते हैं, और ट्राइप्सिन इनहिबिटर जिसको SPINK1 कहते हैं, ठीक है। मैकेनिकल से रिलेटेड जैसे कि गॉल स्टोन, ट्रॉमा, इंज्यूरी और इंजेक्शन। वेस्कुलर मतलब वेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जैसे कि शॉक, अर्थेरोएम्बोलिज्म, पोरियार्थराइटिस नोडोसा। इन्फेक्शन तो 2 याद ही था, मम्प्स और कॉक्सेक वायरस, ठीक है। अब ये यहाँ पे कुछ टर्म दिया है जिसको समझने की ज़रूरत है। इस्कीमिया, इस्कीमिया मतलब क्या होता है, जहाँ पर ब्लड फ्लो सही से नहीं हो और ऑक्सीजन की कमी हो जाए। तो ये किसके किसके कारण होता है, तो वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस के कारण होता है। थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। इम्बोलिज्म, इम्बोलिज्म में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है बट वो फ्लो करते रहता है। थ्रोम्बोलिज्म में फ्लो नहीं करता, वो एक ही जगह होता है। इसका डिफरेंस हमने एक वीडियो में बताया है, देखिएगा थ्रोम्बोसिस वाले वीडियो, आपको उसमें मिल जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब क्या कह रहा है, वेस्कुलरिटीज और शॉक, ये इस्कीमिया के कारण होता है, ठीक है। इस्कीमिया का मतलब इसके कारण इस्कीमिया होता है। ट्रॉमा में अगर फोर्स लगता है, एटियोजेनिक सर्जरी होती है तब होता है। अब जर्म लाइन म्यूटेशन क्या है, ये जीन इनकोडिंग पैनक्रियाटिक एंजाइम, जो जीन इनकोड करता है पैनक्रियाटिक एंजाइम को, उसको कहते हैं जर्मलाइन म्यूटेशन। ये क्या होता है, रेयर होता है, ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज विथ 80%, ये रेयर होता है और ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज होता है। इट इज कॉज्ड बाय द म्यूटेशन ऑफ PRSS1 जीन। ये क्यों होता है, तो म्यूटेशन ऑफ PRSS1 जीन जो कोड करता है ट्राइपिनोजेन को, जो प्रोएंजाइम ऑफ पैनक्रियाटिक ट्राइप्सिन है, ठीक है। अब ज़्यादा, और ये दूसरा क्यों होता है, पहला तो PRSS1 के कारण, और दूसरा लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ म्यूटेशन इन जीन जो इनकोड करता है प्रोटीएज इनहिबिटर SPINK1 के कारण, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 10 to 20% ऑफ केसेस ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटिस हैव नो आइडेंटिफिएबल कॉज, जिसको कहते हैं आइडियोपैथिक पैनक्रियाटिक, मतलब जिसका कोई आइडेंटिकल कॉज नहीं होता है, उसको कहते हैं आइडियोपैथिक पैनक्रियाटिस। इसमें कौन सा हेल्प करता है, तो CFTR हेल्प करता है, ठीक है। पैथोजेनेसिस, एक्यूट
तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे एंजाइम अपने आप क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, उनका लेवल बढ़ जाता है। वही लिखा हुआ है, कॉज बाय द ऑटो डाइजेशन ऑफ पैनक्रियाज, जो क्या करते हैं, एंजाइम को एक्टिव करते हैं। वंस एक्टिवेटेड ट्राइप्सिन, सॉरी क्या था पैथोजेनेसिस में, ऑटो डाइजेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि क्या होता है कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, एंजाइम को सिक्रिएट करता है, लेकिन वो एंजाइम कैसे फॉर्म होता है, प्रो एंजाइम के फॉर्म में रहता है, मतलब इनएक्टिव रहता है। वो क्या करता है फिर दुओदेनम में जाके एक्टिव होता है। बट क्या होता है ना यहाँ पर कि वो पैनक्रियाज में ही एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑटो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ये इसका पैथोजेनेसिस है, जो मैंने आपको पहले डिस्कशन कर दिया था। और ये इसके कारण क्या होता है, टिश्यू इंजरी और इन्फ्लामेशन होता है पैनक्रियाज का। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दिस 3 पाथवे कैन इनसाइड द इनिशियल एंजाइम एक्टिवेशन, मतलब इस जो एंजाइम एक्टिवेशन हो जाता है उसके कारण ये 3 पाथवे हो सकता है जो कॉज करता है एक्यूट पैनक्रियाटिस का। पहला क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया है कि कैसे कि ये गॉलस्टोन का इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण बिलियरी स्लज होते हैं, जिसके कारण डक्टर फ्लो ब्लॉक होता है। ठीक है, ये सब पहले ही बता दिया था। दूसरा क्या है, प्राइमरी एक्टिनल सेल इंजरी, जो मम्स, इस्कीमिया ये सब के कारण होता है। और डिफेक्टिव इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, मतलब इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट डिफेक्टिव हो जाने का कारण। ठीक है, चलिए अब आते हैं, पहले ही पता था कि अल्कोहल कंजप्शन पैनक्रियाटिस का मेन कारण है। अब वो कैसे अल्कोहल अफेक्ट करता है ये बता रहा है। तो क्या लिखा हुआ है, अल्कोहल ट्रांसिएंटली मतलब शॉर्ट टर्म के लिए इंक्रीज कर देता है पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन सेक्रिएशन को। और क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिक्चर ऑफ ओडी। ओडी क्या होता है, जो हमारा क्या बताए थे, जहाँ पे एम्पूला, सॉरी जहाँ पे पैनक्रियाटिक डक्ट और कौन सा बिलियरी डक्ट, कॉमन बिलियरी डक्ट मिलता है, वहाँ पे क्या बनता है, तो एम्पूला बनता है, एम्पूला ऑफ वेटर बनता है। उसके चारों तरफ जो मसल्स आते हैं उसी को कहते हैं स्पिक्चर ऑफ ओडी। ठीक है, ये क्या होता है, इसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अब अल्कोहल ऑल्सो है डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट ऑन एक्टिनल सेल। अल्कोहल का क्या होता है, डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट होता है एक्टिनल सेल पे। ये क्या करता है कि इंक्लूडिंग इंडक्शन ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन द एक्टिनल सेल। ये क्या करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाते हैं। और इसके कारण क्या हो सकता है, क्रोनिक अल्कोहल इंडाइजेशन भी हो सकता है। मतलब ये जो प्रोसेस होते हैं धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, इसलिए मेनली क्रोनिक इसके कारण होता है। अब क्या कह रहा है, तीन बेसिक अल्टरेशन होता है किसके कारण, एक्यूट पैनक्रियाटिस के कारण। पहले ही बोला था फोकल इदीमा था, फिर उसके बाद क्या था, तो क्या हो गया, माइक्रोवेस्कुलर लीकेज ऑफ कॉजिंग इदीमा। मतलब क्या होता है, माइक्रोवेस्कुलर का लीकेज होता है, जिसके कारण क्या होता है, इदीमा होता है। दूसरा क्या होता है, नेक्रोसिस ऑफ फैट का क्या होता है, निक्रोसिस होता है। तीसरा में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, उस चौथा में क्या होगा, पैनक्रियाटिक डिस्ट्रक्शन होगा। उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल, जिसके कारण हेमरेज होता है। स्टार्टिंग में बताया था कि कौन कौन सा प्रोसेस होता है, तो 3 ही प्रोसेस बताया था कि पहले फोकल इदीमा होगा, उसके बाद क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा जो लीड करेगा हेमरेज को। तो इसमें 5 बताया है कि 1-2 प्रोसेस ऐड कर दिया है जो बीच में होता है। कैसे, तो पहला प्रोसेस क्या है, माइक्रोवेस्कुलर लीकेज, जिसके कारण इदीमा होता है। उसके बाद क्या होता है कि नेक्रोसिस ऑफ फैट होता है। फैट का नेक्रोसिस कैसे होगा, तो लाइपेज के द्वारा। अब नेक्रोसिस हो गया तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इन्फ्लामेशन से क्या होता है, धीरे धीरे पैनक्रियाटिक प्रोटियोलाइटिक डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, और जिसके कारण क्या होता है, ब्लड वेसल का डिस्ट्रक्शन होता है, और क्या होता है, इंटरस्टिशियल हेमरेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक प्रोसेस वो जो 3 प्रोसेस था ना, जो लीड करता है पैनक्रियाटिक एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस को, वही है। पहला क्या है, डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। दूसरा क्या है, एक्टिनल सेल इंजरी। तीसरा क्या है, डिफेक्टिव इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। अब एक को हम क्या यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होता है, तो कोलीलिथियासिस के कारण, एम्पूला ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, क्रोनिक अल्कोहलिज्म के कारण, और डक्टल
कॉन्क्रिएशन के कारण। अब ये क्या करेगा, इंटरस्टिशियल इदीमा करेगा। इसके कारण क्या होगा, ब्लड फ्लो इम्पेयर हो जाएगा, जिसके कारण इस्कीमिया होगा, जिसके कारण एक्टिनोसिल इंजरी होगी। मतलब ये 4 कारण होते हैं डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के। कौन कौन, कोलीलिथियासिस, एम्पुला ऑब्स्ट्रक्शन, क्रोनिक अल्कोहोलिज्म और डक्टल कॉन्क्रीशन के कारण क्या होता है, इंटरस्टिशियल इदीमा हो जाता है, जिसके इदीमा हो जाने के कारण क्या होता है, ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण इस्कीमिया हो जाता है। और फिर क्या होता है, एक्टिनल सेल इंजरी। दूसरा क्या है, एक्टिनल सेल इंजरी कैसे होता है, तो अल्कोहल, ड्रग, इस्कीमिया, ट्रॉमा और वायरस, 5 चीज़ याद रखिएगा। इस्कीमिया कैसे होता है, तो अभी बताया था ना, कोलीलिथियासिस, एम्पुला ऑब्स्ट्रक्शन, क्रोनिक अल्कोहोलिज्म, डक्टल कंसंट्रेशन के कारण क्या होता है, इंटरस्टिशियल इदीमा आती है, जिसके कारण ब्लड फ्लो इम्पेयर हो जाता है, जिसके कारण इस्कीमिया होता है। अब कह रहा है एक्टिनल सेल इंजरी कैसे होता है, तो अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ट्रॉमा के कारण, इस्कीमिया और वायरस के कारण। 2 वायरस था, मम्स और कॉक्सैक्सिक वायरस था। ये सब क्या करता है, रिलीज करता है इंट्रासेलुलर प्रोएंजाइम को एंड लाइसोसोमल हाइड्रोलेज को, जिसके कारण एंजाइम क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एक्टिनल सेल इंजरी होता है। तीसरा क्या है, डिफेक्टिव इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में डिफेक्ट आ जाना। ये किसके कारण होता है, तो मेटाबॉलिक इंजरी के कारण होता है, अल्कोहल के कारण होता है और डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रोएंजाइम और लाइसोसोमल कंपार्टमेंट का डिलीवरी नहीं हो पाता, जिसके कारण वही इनएक्टिव से एक्टिवेट हो जाता है और जिसके कारण एक्टिनल सेल इंजरी होते हैं। तो पता चला कि ये तीनों से क्या होता है, एक्टिनल सेल इंजरी होता है। किस किस से, डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन से, एक्टिनल सेल इंजरी से और डिफेक्टिव इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट से। तो ये एक्टिनल सेल जब इंजरी होता है तो ये क्या करता है, एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। उससे क्या हो जाता है कि एक्यूट पैनक्रियाटिस होता है। कैसे, तो हेमरेज किससे एक्टिवेट होता है, तो इलास्टेज एंजाइम से। फैट नेक्रोसिस किससे होता है, तो लाइपेज से। प्रोटियोलाइसिस किससे होता है, तो प्रोटियोज से। और इदीमा हो जाता है। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, एक्यूट पैनक्रियाटिस कहते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसका क्लिनिकल फीचर्स, तो याद रखिएगा ये जो एक्यूट पैनक्रियाटिस है इसका कार्डिनल साइन क्या है, इसका कार्डिनल साइन है एब्डोमिनल पेन, ठीक है। और मेडिकल इमरजेंसी फर्स्ट में क्या होगा, तो फुल ब्रोन एक्यूट पैनक्रियाटिस होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर देखिए, क्या पिक्चर में दिखा रहा है, ये एक्यूट पैनक्रियाटिस है। मतलब कि क्या है, जो फैट नेक्रोसिस है वो राइट साइड हुआ है, क्या है, ये जो राइट साइड होया हुआ है वो क्या होया हुआ है, फैट नेक्रोसिस होया हुआ है। और जो सेंटर में है वो फोकल पैनक्रियाटिक पैरेन्काइमल नेक्रोसिस है। देख रहा है ना, हाँ यही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, जो द इनिशियल क्लिनिकल इवैल्यूएशन में रिवील ल्यूकोसाइटोसिस, और क्या क्या करता है, तो डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। मतलब क्लिनिकल इवैल्यूएशन में क्या क्या आता है, तो ल्यूकोसाइटोसिस आता है, DIC आता है। DIC कहने का मतलब डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। और क्या आता है, तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आता है। अब ये एक्यूट ARDS क्यों होता है, तो ये डिफ्यूजन इन एल्वियोलर रेंज के कारण होता है। और क्या होता है, डिफ्यूज होता है फैट नेक्रोसिस। अब कभी कभी क्या हो जाता है, पेरिफेरल वेस्कुलर कोलैप्स भी होता है। ये पेरिफेरल वेस्कुलर कोलैप्स होता क्यों है, तो शॉक के कारण होता है, जिसके कारण क्या होता है, माइक्रोवेस्कुलर परमेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हाइपोवॉल्यूमिया हो जाता है, मतलब वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। अब चलिए आते हैं लेबोरेटरी फाइंडिंग। तो जैसा कि पता चला कि इसमें क्या होता है, एंजाइम का सेक्रेशन बढ़ जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एमाइलेज क्या हो जाएंगे, ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स बढ़ जाएंगे। और उसके बाद क्या बढ़ेगा, लाइपेज बढ़ेगा। वो कब बढ़ेगा, तो 72 से 96 आवर्स के बीच में बढ़ेगा। 24 आवर्स में क्या बढ़ेगा, एमाइलेज। और उसके बाद 72 से 96 आवर्स में क्या बढ़ेगा, सीरम लाइपेज बढ़ेगा। हाइपोकैल्सीमिया भी इसका एक बहुत बड़ा क्या है, सिम्टम है। हाइपोकैल्सीमिया के कारण क्या होता है, प्रिसिपिटेशन होता है क्या का, कैल्शियम का, जिसके इन द एरिया ऑफ फैट नेक्रोसिस, ठीक है। लेकिन ये पुअर क्या है, प्रोग्नोस्टिक साइन है। अब इसको हम कैसे देखेंगे, तो 2 प्रोसेस से देखते हैं, एक तो CT स्कैन से और दूसरा MRI से।
अब क्या कह रहा है, द क्रूज ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटिस इज सपोर्टिव थेरेपी। अब इसको मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो सपोर्टिव थेरेपी से हम मैनेजमेंट करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, तो मेंटेन करेंगे ब्लड प्रेशर, और जो एलिवेटिंग पेन होता है ना, जो बैक तक जाता है, उसको क्या करता है, ये मेंटेन करता है। और क्या करता है, रेस्टिंग द पेनक्रियाज बाय टोटल रिस्ट्रिक्शन ऑफ ओरल फूड एंड फ्लूइड। और ये क्या करता है, जो फूड, ओरल फूड और फ्लूइड है, उसको क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। इन 40 to 60% ऑफ द केसेस ऑफ एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पेनक्रियाटाइसिस, नेक्रोटिक डेब्रिस क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है, और वो किसके द्वारा होता है, तो ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। 5% पीपल क्या होते हैं, डाई कर जाते हैं शॉक के कारण फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस में। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड एक्यूट रीनल फेलियर के कारण क्या होता है, ऑमनियस कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। और इसके और कुछ में क्या हो जाता है कि एब्सेस आ जाते हैं। अगर एब्सेस आ गए तो क्या हो जाएगा, ये पेनक्रियाटिक सीडोसाइट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि उस एरिया में क्या हो जाते हैं, लिक्विफाइड एरिया हो जाता है ऑफ नेक्रोटिक पेनक्रियाटिक टिश्यू का, ठीक है, जिसके कारण उसका वॉल क्या हो जाता है, ये निकल जाता है। और ये कैसा होता है, सीडो होता है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ है, पेनक्रियाटिक सीडोसाइट हुआ है, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं आगे। क्रोनिक पेनक्रियाटिस, जैसा कि हमने पढ़ा था कि क्रोनिक पेनक्रियाटिस कैसा होता है, तो लॉन्ग स्टैंडिंग होता है। अब क्या है कि जो क्रोनिक पेनक्रियाटिस है वो कैसा है, लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लामेशन है। ये धीरे धीरे होता है, और ये जो होता है वो रिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल होता है। और इसमें जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं ना, वो कंप्लीट लॉस हो जाता है, ठीक है। अब इसका इटियोलॉजी, कारण क्या है, तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, अल्कोहल का यूज करना, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ होता है, दग का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, टॉपिकल पेनक्रियाटिस होता है, हेरिडेटरी पेनक्रियाटिस होता है, और क्रोनिक पेनक्रियाटिस होता है। चलिए पढ़ते हैं दग ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकाव, ज़्यादा समय तक क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण होता है, जैसे सीडोसाइट के कारण, कैलिकुलाई के कारण, नियोप्लाज्म के कारण, और डायभिसम के कारण। डायभिसम क्रोनिक और एक्यूट दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ट्रॉपिकल पेनक्रियाटिस। ट्रॉपिकल पेनक्रियाटिस क्या है, ये हेट्रोजीनस डिसऑर्डर है। कहाँ पे देखा जाता है, एशिया और अफ्रीका में। और इसमें क्या होता है, ये हेरिडेटरी बेसिस पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब हेरिडेटरी पेनक्रियाटिस क्या है, तो अगर म्यूटेशन होगा पेनक्रियाटिक ट्राइसिनोजेन जीन में, PRRS1 में अगर क्या होगा, म्यूटेशन होगा, या SPINK1 जो जीन इनकोडिंग ट्रैप्सिन इनहिबिटर है, उसमें अगर म्यूटेशन होगा तो उसको कहते हैं हेरिडेटरी पेनक्रियाटिस। अब क्रोनिक पेनक्रियाटिस एसोसिएटेड विथ CFTR क्या होता है, तो ये होता है पैथोफिजियोलॉजिकल ऑफ क्रोनिक पेनक्रियाटिस। जैसे कि हमने उसमें भी पढ़ा था, ये पहले भी पढ़ा था कि CFTR क्या में हेल्प करता है, तो पैथोफिजियोलॉजी में हेल्प करता है। अब क्या आ गया, ऑटो इम्यून पेनक्रियाटिस। ऑटो इम्यून में मतलब क्या होता है, अपने आप होना, मतलब पैथोजेनिकली डिस्टिंक्ट होता है फ्रॉम क्रोनिक पेनक्रियाटिस, दैट इज एसोसिएटेड विथ प्रेजेंस ऑफ IgG4 सेक्रेटिंग प्लाज्मा सेल इन द पेनक्रियास। मतलब जो ऑटो इम्यून है वो क्या सेक्रेट करता है, IgG4 सेक्रेटिंग प्लाज्मा सेल, ठीक है। अब ये ऑटो इम्यून पेनक्रियाटिस है, ये क्या का मैनिफेस्टेशन है, तो यही IgG4 सेक्रेटिंग प्लाज्मा सेल का ये मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका पैथोजेनेसिस क्या है, तो पैथोजेनेसिस 4 है। पहला क्या है, डक्टर ऑब्स्ट्रक्शन, दूसरा क्या है, टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म, तीसरा क्या है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस किस इंटरल्यूकिन के कारण होता है, तो इंटरल्यूकिन 8 के कारण होता है। जब पहले ही पढ़ा था ना कि अल्कोहल के कारण क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स एक्टिन सेल में जनरेट हो जाते हैं। अब जनरेट होने से क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन क्या होने लगता है, डैमेज होने लगता है। अब ये जब मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो वो क्या एक्सप्रेस करेगा, केमोकाइनिन इंटरल्यूकिन 8 करेगा, जिसके कारण क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करता है, प्रमोट करता है फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम और जैमोजेन ग्रेन्यूल्स को, जिसके कारण क्या होता है, एक्टिन सेल का नेक्रोसिस होता है, इन्फ्लामेशन होता है, फाइब्रोसिस होता है, ठीक है। अब आते हैं इनएप्रोप्रिएट एक्टिवेशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम। ये किसके कारण होता है, तो म्यूटेशन के कारण होता है।
जैसे कि उसमें हमने करेक्टरिस्टिक पढ़ा था, इसका भी अपना करेक्टरिस्टिक है। क्या है? पेरेन्काइमल फाइब्रोसिस है, रिड्यूस नंबर ऑफ एंड साइज ऑफ एकिनी है, वेरिएबल डायलेशन है। ठीक है। अब एकिनल लॉस क्या होता है? ये कॉस्टेड फीचर होता है जिसमें क्या होता है? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी इनफिल्ट्रेट अराउंड द लोब्यूल्स एंड डक्ट। इसका क्लिनिकल फीचर क्या है? तो ये रिपीटेड बॉल ऑफ जॉन्डिस, में जॉन्डिस होता है, भूख नहीं लगती है, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन होता है। एक्यूट का क्या था? पेन होगा और बैक तक जाएगा, लेकिन इसमें क्या है? रिकरेंट एब्डोमिनल पेन होगा। ठीक है। इसका जो फीचर है वो साइलेंट है। कब तक? जब तक कि पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी ना होता है, मतलब पेनक्रिया काम करना ना बंद हो जाए और डायबिटीज मेलिटस डेवलप ना हो जाए। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि डायग्नोसिस ऑफ क्रोनिक पेनक्रियाटिस रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ क्लिनिकल सब्सेक्शन, मतलब कि डायग्नोसिस के लिए हमें क्या चाहिए? हाई डिग्री चाहिए। वही एब्डोमिनल पेन होता है, माइल्ड फीवर होता है, सीरम में एमाइलेज की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये सब इसका मेन है। और इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो सीटी स्कैन एंड अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा चेक करेंगे। इसमें वेट लॉस भी होता है, हाइपोएल्यूमिनिया भी होता है और एडिमा भी हो जाते हैं मेल ऑब्जर्प्शन के कारण। ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि जो सीवियर क्रोनिक पेन है ना, वो डोमिनेट करता है क्लिनिकल प्रेशर पे। मतलब कार्डिनल साइन तो पहले ही बता दिया था, क्या था? एब्डोमिनल पेन। तो वही एब्डोमिनल पेन क्या है? वो मेन क्लिनिकल पिक्चर है। अब क्या कर रहा है? जो पेनक्रियाटिक सीडोसाइट है, जो लिक्विफिकेशन था, वो क्या है? वो डेवलप्ड होता है 10% पेशेंट में। कितना परसेंट पेशेंट में? तो 10% पेशेंट में डेवलप्ड होता है। ठीक है। अब क्या आ रहा है? पेनक्रियाटिक नियोप्लाज्मा मतलब कैंसर। ये दो तरह का होता है, एक सिस्टिक होता है, दूसरा सॉलिड होता है। ठीक है। जो ट्यूमर, कुछ ही ट्यूमर होते हैं जो बेनिसन होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम क्या होते हैं? लीथल होते हैं। पहले आप पढ़ते हैं सिस्टिक नियोप्लाज्म। अब सिस्टिक नियोप्लाज्म क्या है? ओसा नियोप्लाज्म, जिसका जो मतलब सिस्टिक नियोप्लाज्मा डाइवर्स ट्यूमर। ये कैसा है? डाइवर्स ट्यूमर है जो रेंज करता है क्या से? बेनिजन से इन्वेसिव, फिर लीथल, फिर कैंसर। मतलब पहले शुरुआत करता है, फिर इन्वेसिव होता है, फिर वो लीथल होता है और फिर वो क्या करता है? कैंसर बनाता है। ये कितने परसेंट में होता है? तो 5 to 50% में ये क्या करता है? नियोप्लास्टिक रहता है। और लेस देन 5% में ये क्या होता है? नियोप्लाज्म हो जाता है। ठीक है। देखिए, अब सिस्टिक नियोप्लाज्म में हम दो चीज़ पढ़ते हैं। अगर वो बेनिजन रहा, अगर ऑलवेज बेनिजन रहा, तो क्या हो जाएगा? सीरस सिस्टाडिनोमा। क्या रहे हो जाएगा? सीरस सिस्टाडिनोमा। अगर वो कभी बेनिजन कभी मेलिग्नेंट रहा, तो वो म्यूक्यूनस सिस्टिक नियोप्लाज्म। मतलब जो सिस्टिक नियोप्लाज्म है वो दो तरह का हो गया, ऐसे समझ सकते हैं। एक जो बेनिजन रहे और एक जो दोनों रहे, बेनिजन और मेलिग्नेंट दोनों रहे। जो बेनिजन रहता है उसको कहते हैं सीरस सिस्टाडिनोमा, और जो बेनिजन और मेलिग्नेंट दोनों रहे उसको कहते हैं म्यूकिनस सिस्टिक नियोप्लाज्म। अब चलिए पढ़ते हैं सीरस सिस्टाडिनोमास के बारे में। ये क्या होता है? ये 25% होता है, अप्रॉक्स 25% लोगों में होता है। और क्यों होता है? तो ये कौन से सेल से ये कंपोज होता है? तो ग्लाइकोजन रिच क्यूबाइडल सेल से कंपोज होता है। और ये कैसा होता है? ये क्लियर होता है और स्ट्रॉ कलर का होता है। अब इसमें ये किस में ज़्यादा होता है? तो ये फीमेल में ज़्यादा होता है। और इसके सिम्टम क्या है? तो वही एब्डोमिनल पेन इसके सिम्टम हैं। अब क्या कह रहा है? जो इसमें म्यूटेशन होते हैं, वो उसमें क्या क्या का म्यूटेशन होता है? तो म्यूटेशन होता है हिप्पेलिंदाओ ट्यूमर सप्रेसर जीन का। किसका? हिप्पेलिंदाओ ट्यूमर सप्रेसर जीन का क्या होता है? म्यूटेशन होता है। ये म्यूटेशन कैसे क्या करता है? रिकॉल करता है कि निगेटिव रेगुलेटर ऑफ हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 अल्फा को ये क्या करता है? रिकॉल करता है। किसको रिकॉल करता है? तो निगेटिव रेगुलेटर ऑफ हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 अल्फा को ये रिकॉल करता है। कौन? हिप्पेलिंदाओ ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है। अब चलिए आते हैं अपोजिट में। क्या है? सीरस सिस्टिक ट्यूमर। सीरस सिस्टिक ट्यूमर है जो क्लोज होता है 95% ऑफ म्यूक्यूनस क्या है? सिस्टिक नियोप्लाज्म का। ये मेनली वुमेन में होता है। वो जो ऊपर वाला था वो मेन में होता था। कौन सा? तो देखिए कौन सा है ये?
तो सीरस सिस्टाडिनोमास ये मेनली फीमेल में होता है। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा, तो कौन सा है, म्यूसिनस सिस्टिक नियोप्लाज्म जो होता है मेनली वुमेन में होता है। मतलब दोनों क्या होता है, वुमेन में ही होता है। यूजुअली इन द बॉडी, और कहाँ पे होता है, तो बॉडी और तेल में होता है। जो क्या करता है, पेनलेस होता है और सो ग्लोइंग मासेज में होता है। और जो मतलब जो सीरस था वो कैसा शेप होता है, तो क्यूबाइडल शेप होता है। और जो म्यूसिनस है वो कॉल्यूमनर शेप का होता है। और इस 3 तरह का होता है, लो ग्रेड, मॉडरेट और सीवियर। चलिए इसको फिगर से समझते हैं। ये जो सीरस सिस्टाडिनोमा है वो कैसा है, तो ये एक थीन रिम ऑफ नॉर्मल पेनक्रिएटिक पैरेन्काइमा की तरह है। और इसका सिस्ट कैसा होता है, स्मॉल होता है, क्लियर होता है और स्ट्रॉ कलर का होता है। और ये कैसा शेप में होता है, तो क्यूबाइडल शेप में होता है। जो म्यूसिनस है वो देखिए वो कैसा है, तो मल्टीलोकुलेटेड सिस्ट है। और कहाँ पर होता है, बॉडी या तेल में होता है। और ये लार्ज है और फिल्ड विथ टेनासियस म्यूसिन। और ये मेनली कहाँ होता है, तो ओवरी में होता है। और कहाँ पे होता है, तो एपिथेलियम में होता है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, पेनक्रिएटिक कार्सिनोमा है। पेनक्रिएटिक कार्सिनोमा इन क्या है, इनफिल्ट्रेटिंग डक्टर एडिनो कार्सिनोमा ऑफ द पेनक्रियाज है। इसको पेनक्रिएटिक कैंसर भी कहते हैं। ये 3rd लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर है, जिसके कारण यूनाइटेड स्टेट्स में डेथ होते हैं, कैंसर डेथ होता है। कौन सा, तो पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा। इसको पेनक्रिएटिक कैंसर भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये कैसे करता है, तो इसके 2 बेसिस होते हैं, एक तो इनहेरिटेड और एक एक्वायर्ड म्यूटेशन ऑफ कैंसर एसोसिएटेड जीन के कारण होता है। ये मेनली कहाँ होता है, तो कोलोन कैंसर में होता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन एंटीसीडेंट लेसन किस में होता है पेनक्रियाटिक का, तो होता है पेन IN में होता है। तो पेन IN क्या है, तो पेनक्रिएटिक इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लाज्म किस में होता है, मोस्ट कॉमन पेनक्रिएटिक इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लाज्म में होता है। ठीक है, इसमें 2 तरह के जीन होते हैं। एक जीन मेनली 4 तरह के होते हैं, चारों का अपना अपना, एक ट्यूमर सप्रेसर है, एक ऑन्कोजीन है। जो ऑन्कोजीन है उसको खरास कहते हैं, KRAS। और जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है उसको CDKN2A, P16, SMAD4 और TP53। ये सब क्या है, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। जो KRAS है वो क्या है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अल्टर्ड ऑन्कोजीन इन द पेनक्रिएटिक सेल। कौन सा अल्टर्ड, अगर क्वेश्चन आएगा कौन सा अल्टर्ड ऑन्कोजीन है, तो KRAS। ये क्या करता है, पॉइंट म्यूटेशन करता है। ठीक है, और इसके कारण ही ये क्या प्रमोट करता है, तो कार्सिनोजेनेसिस को प्रमोट करता है। P16 ये क्या है, तो इनएक्टिवेटेड ट्यूमर सेल ट्यूमर सप्रेसर जीन है पेनक्रिएटिक कैंसर का, जो सेल साइकिल को कंट्रोल करता है। SMAD4 क्या है, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है और ये इनएक्टिवेटेड को करता है पेनक्रिएटिक कैंसर में 55% में। मतलब सब क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है। SMAD4 क्या है, तो 55% तो पेनक्रियाटिक कैंसर है। और TP53 क्या है, 50 to 70% पेनक्रियाटिक कैंसर है। ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो नॉर्मल होता है वो ऐसा होता है। जो फर्स्ट स्टेज में क्या हो जाएगा, टेलोमेयर शॉर्टनिंग और म्यूटेशन ऑफ क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद पेन IN1B, फिर 2, फिर 2 तक क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ P16 होता है। उसके बाद 3 और इन्वेसिव कार्सिनोमा में क्या होता है, इनएक्टिवेशन ऑफ P53, SMAD4 और क्या होता है, BRCA2 का क्या होता है, इनएक्टिवेशन होता है। ठीक है, अब BRCA2 क्या है, तो म्यूटेटेड लेट इन ए सबसेट ऑफ पेनक्रियाटिक कैंसर है। जो पेनक्रियाटिक कैंसर है वो मेनली ओल्डर एडल्ट में होता है। कब, तो 60 to 80 ईयर्स में। और क्यों होता है, तो स्मोकिंग करने से होता है। ठीक है, अगर ज़्यादा समय तक ये लॉन्ग स्टैंडिंग तक क्रोनिक पेनक्रियाटिस रहा तो डायबिटीज, तो ये क्या कर देगा, और डायबिटीज मेलिटस रहा तो ये पेनक्रियाटिक कैंसर कर सकता है। ठीक है, अब क्या है कि ट्यूमर कहाँ से राइज होता है मेनली पेनक्रियाज में, तो हेड से होता है। और उससे क्या होता है, कौन सा ट्यूमर होता है, तो क्रोनिक पेनक्रियाटिस होता है। कहाँ पर होता है, तो डिजिटल पेरेन्काइमा में होता है। यही लिखा हुआ है देखिए,
ट्यूमर एराइजिंग इन द हेड ऑफ द पेनक्रियाज ऑफन कॉज कौन सा पेनक्रियाटिस, तो क्रोनिक पेनक्रियाटिटिस। ठीक है, कहाँ होता है? इन द डिजिटल पेरेन्काइमा। वाइल डायबिटीज कॉज बाई duct obstruction and subsequently pancreatitis may be manifestation of the underlying neoplasm। कह रहा है जो ट्यूमर एराइज होता है वो हेड ऑफ द पेनक्रियाज एराइज होता है और इसके कारण कौन सा ट्यूमर होता है? क्रोनिक पेनक्रियाटिटिस होता है। लेकिन जो डायबिटीज होता है वो क्यों होता है? डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होता है। ठीक है, और जो पेनक्रियाटिटिस है उसका मैनिफेस्टेशन क्या है? नियोप्लाज्म। अब क्या कर रहा है? जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा है कि डायबिटीज का एग्जाम्पल बता रहा है कि जर्म लाइन म्यूटेशन जो होता है वो फैमिलियर ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर जीन BRCA2 के कारण होता है। जर्म लाइन म्यूटेशन किसके कारण होता है? फैमिलियर ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर जीन BRCA2 के कारण होता है। ये कितने % लोगों को अफेक्ट करता है? 10% लोगों को अफेक्ट करता है। और मेनली किसको? तो एस्केनाजी ज्यूइश हेरिटेज को अफेक्ट करता है। अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली जो 60% पेनक्रियाटिक कैंसर है वो किसके कारण होता है? तो हेड कहाँ पर होता है? तो हेड में होता है, 15% बॉडी में होता है और 5% तेल में होता है। मतलब पेनक्रियाज का मोस्ट ऑफ द कैंसर कहाँ पे मिलेगा आपको? तो हेड में मिलेगा। उसके बाद 15% बॉडी में मिलेगा और 5% तेल में मिलेगा। और उसमें से जो रिमेनिंग 20% है वो नियोप्लाज्म डिफ्यूजली इन्वॉल्व इन इंटायर ऑर्गन, मतलब पूरे ऑर्गन में इन्वॉल्व रहेगा। याद कीजिए, जो 60% है वो हेड में, 15% बॉडी में, 5% तेल में, टोटल कितना हो गया? 80%। और जो रिमेनिंग 20% है वो कहाँ पे मिलेगा? तो पूरे इंटायर ऑर्गन में इधर उधर डिफ्यूज होके मिलेगा। जो कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियाज कैसा होता है? हार्ड होता है, ग्रे वाइट होता है, सैटेलाइट और पुअरली डिफाइंड मासेज होते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 2 फीचर आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेनक्रियाटिक कैंसर। कौन कौन सा फीचर होता है जो पेनक्रियाटिक कैंसर का कैरेक्टरिस्टिक है? इट इज हाईली इन्वेसिव। क्या होता है? हाईली इन्वेसिव होता है। इन्वेसिव मतलब अंदर में होता है। ठीक है, और इट इलीट एंड इंटेंस होस्ट रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ डेंस फाइब्रोब्लास्ट। और ये क्या कह रहा है? ये कैसा हो जाता है? तो डेंस हो जाता है। डेंस फाइब्रोब्लास्ट हो जाने से कौन सा रिस्पॉन्स शो करता है? तो डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स शो करता है। अब क्या कह रहा है? मोस्ट कार्सिनोमाज ऑफ द हेड ऑफ द पेनक्रियाज ऑब्स्ट्रक्ट द डिजिटल कॉमन बाइल डक्ट। क्यों? क्योंकि हेड के थ्रू ही डिजिटल कॉमन बाइल डक्ट कहाँ जाता है? डिओडनम में जाता है। तो अगर हेड में ये हो गया, कैंसर हो गया, तो क्या करेगा? बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट को क्या करेगा? ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा यूजुअली इज ए मॉडरेटरी टू पुअरली डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा। कह रहा है माइक्रोस्कोपिक से पता चलता है जो पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा है वो क्या है? पुअरली डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस फिगर में देखिए क्या लिखा हुआ है। फिगर देखिए, यहाँ पे पॉइंट किया हुआ है। ये क्या है? कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियाज है। और वहाँ पे यहाँ पे देखिए नीचे वाले पे जहाँ पे ये ज़्यादा ग्रे हो गया है ना वो फाइब्रोसिस हुआ है। क्या कह रहा है? एम ए क्रॉस सेक्शन थ्रू द हेड ऑफ द पेनक्रियाज एंड एडजेंट कॉमन बाइल डक्ट शोइंग बोथ एंड इल डिफाइंड मास ऑफ पेनक्रियाटिक सब्सटेंस, जो एरो से शो किया है देखिए यहाँ पर। ठीक है, और जो ग्रीन कलर का है वो क्या है? ग्रीन डिस्कलरेशन ऑफ द डक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द टोटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल फ्लो। मतलब कह रहा है जो ग्रीन कलर दिख रहा है वो क्यों हुआ है? तो कॉमन बाइल फ्लो डक्ट का क्या हो गया? ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जिसके कारण हो गया। और वो जो ये वाला ये येलोइश दिख रहा है ये क्या है? ये कार्सिनोमा है। अब क्या कह रहा है? जो बी में क्या है? माइक्रोस्कोपिक है। इसमें क्या दिखा रहा है? ये क्या हो गया? पुअरली फॉर्म ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द डेंसली फाइब्रोटिक स्ट्रोमा विद इन द पेनक्रियाटिक स्टोमक सब्सटेंस। यहाँ पर क्या लिखा देखिए, जो डेंसली फाइब्रोटिक है ना इसी को कहा जाता है डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स। अब क्या कह रहा है? लेस कॉमन वेरिएंट ऑफ पेनक्रियाटिक कैंसर इंक्लूड एडिनोस्क्वामस कार्सिनोमाज विथ फोकल स्क्वामस डिफरेंशिएशन इन एडिशन टू ग्लैंडुलर डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब आते हैं इसका क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर क्या होता है? तो कार्सिनोमा ऑफ द पेनक्रियाज टिपिकली रिमेन साइलेंट,
पेनक्रियाज का जो कार्सिनोमा जो होता है वो मेनली क्या होता है, साइलेंट होता है अनटिल देयर एक्सटेंशन इम्पीजेज ऑन द अदर सब्सटेंस, जब तक कि उसका एक्सटेंशन क्या हो जाए, अदर सब्सटेंस में ना चला जाए। जैसे कि एग्जांपल हो रहा है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्यों होता है, ये कैन बी एसोसिएटेड विथ कार्सिनोमा इन द हेड ऑफ द पेनक्रियाज। ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है ये किससे रिलेटेड है, तो कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ द पेनक्रियाज से रिलेटेड है। याद रखिएगा जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है वो किससे रिलेटेड है, कार्सिनोमा इन द हेड ऑफ द पेनक्रियाज, but it rarely draw attention to the cancer soon enough for the timely intervention. Weight loss, anorexia and generalized malaise and weakness is the manifestation of advanced disease. क्या क्या है, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, जनरलाइज्ड मेलेस और वीकनेस। ठीक है, अब कौन सा आ गया, याद रखिएगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहाँ पे होता है, कार्सिनोमा इन द हेड ऑफ द पेनक्रियाज के कारण होता है। मतलब अगर पेनक्रियाज के हेड में अगर कार्सिनोमा हो गया तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगा। उसके कारण कौन कौन से सिम्टम्स होंगे, तो वेट लॉस, एनोरेक्सिया, जनरलाइज्ड मलेस और वीकनेस हो जाएंगे। अब क्या दूसरा बता रहा है, माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबिटिस, इसका दूसरा नाम क्या होता है, त्रोसियू सिंड्रोम होता है। ये 10% पेशेंट में होता है और ये क्या से एसोसिएटेड होता है, तो इलाबोरेशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर एंड प्रोकोगुलेंट फ्रॉम द ट्यूमर और इट्स नेक्रोटिक प्रोडक्ट। मतलब इसमें क्या हो जाता है, इसमें मेनली प्लेट एग्रीगेटिंग फैक्टर से अफेक्ट होता है। ये क्या सा माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबिटिस, ये ऐसे भी थ्रोम्बोसाइट आ गया तो प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर से हो और रिलेटेड होगा। ठीक है, न्यू ऑनसेट डायबिटीज इज द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ पेनक्रिएटिक कैंसर इन सम पेशेंट। याद रखिएगा अगर कुछ पेशेंट अगर डायबिटीज आने लगा, इसका मतलब क्या होता है कि वो पेनक्रिएटिक कैंसर का क्या है, मैनिफेस्टेशन है। द क्लिनिकल कोर्स ऑफ पेनक्रिएटिक कार्सिनोमा इज रैपिडली प्रोग्रेसिव। ऐसे भी जो क्रोनिक होता है ना वो प्रोग्रेसिव भी होता है और लेस देन 20% ऑफ पेनक्रिएटिक कैंसर आर रिसेक्टेबल एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। चलिए अब पढ़ते हैं समरी में क्या है, पेनक्रिएटिक कैंसर प्रोबब्ली अराइज फ्रॉम नॉन इन्वेसिव प्रीकल्सर लेशन। कह रहा है जो पेनक्रिएटिक कैंसर है वो कहाँ से अराइज होता है, नॉन इन्वेसिव प्रीकल्सर लेशन। कौन सा है, पेन INS, डेवलपिंग बाय प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशन ऑफ ऑन्कोजेन। ऑन्कोजेन की तरह कौन काम करता था, तो खरास KRAS। बाकी क्या ऐसे काम करता था, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन की तरह। कौन कौन सा, CDKN2A या P16, TP53, SMADI4। ठीक है, these neoplasm are the ductal adenocarcinomas that produce an intense desmoplastic response। ठीक है, अब क्या कह रहा है, मोस्ट पेनक्रियाटिक कैंसर आर डायग्नोज्ड एट एडवांस स्टेज अकाउंटिंग फॉर द हाई मोर्टेलिटी रेट। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इज ए फीचर ऑफ द कार्सिनोमा। अभी तो पढ़ा था जो एज में होता है और इसके कारण क्या होता है, डिबिलिटेटिंग पेन होता है। कार्सिनोमाज ऑफ द टेल ऑफ द पेनक्रियाज आर नॉट डिटेक्टिंग अंटिल द रेट इन देयर कोर्स। मतलब अगर टेल में होगा तो बहुत ही मुश्किल से डिटेक्शन होगा। ये हमने पढ़ लिया पेनक्रियाज। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसका समरी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए समरी निकालते हैं कि कौन कौन सा डिजीज होता है, कैसे होता है, क्या होता है। क्या है, कोजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज ऑफ पेनक्रियाज पढ़ा था ना। अभी इसमें क्या क्या होता है, तो पेनक्रिएटिक एजिनेसिस होता है। इसमें क्या होता है, जैसा कि हमने बुक में पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, पेनक्रियाज कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं और क्या होता है, इनकम्पेटिबल विथ द लाइफ होता है। अब दूसरा क्या है, पेनक्रिएटिक डिवीजन। इसमें हमने बुक में क्या पढ़ा था कि पेनक्रिएटिक डक्ट में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इज ए वेरिएंट ऑफ द पेनक्रिएटिक डक्ट एनाटोमी। एनुअल पेनक्रियाज में क्या होता है, इसमें क्या होता है, डिओड्रम क्या होता है, पूरी तरह से इनसाइकिल कर देता है। डिओड्रम को पूरी तरह से ये इनसाइकिल कर देता है। डिओड्रम क्या करता है, पूरी तरह से इनसाइकिल कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। एक्टोपिक पेनक्रिएटिक टिश्यू, इसमें ये किस कारण से होता है, तो ये हेमरेज के कारण होता है। फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये फूल जाएगा और उसके कारण क्या हो जाएगा, गिव राइज टू न्यूरोइंडोक्राइन ट्यूमर कर देगा।
अब ये मेनली कौन कौन से पार्ट में होता है, तो ये स्टोमक में होता है, डियोडेनम में होता है, जिजनम में होता है। तो याद रखिएगा एक्टोपिक पैनक्रियाटिक टिश्यू किस में होता है, तो 3 चीज़ों में होता है, 3 ऑर्गन में होता है, स्टोमक, डियोडेनम और जिजनम। अब चलिए पढ़ते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज, एक्यूट पैनक्रियाटिटिस। इसमें क्या होता है, ये मेनली किस कारण से होता है, तो जैसे हमने पढ़ा था बुक में, गॉल स्टोन के कारण होता है और अल्कोहल के कारण होता है। इसमें क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन कॉज्ड बाय द इंजरी टू द एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ द पैनक्रियाज, इन्फ्लामेशन होता है, लेकिन ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, और क्रोनिक क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। अब इसका इटियोलॉजी मतलब क्या होता है, कॉजेज, तो गॉल स्टोन, अल्कोहल, हाइपरकैल्सीमिया, ड्रग्स, शॉक, इन्फेक्शन, ट्रॉमा और स्कॉर्पियन स्टिंग के कारण होता है। एक्यूट पैनक्रियाटिस मेनली क्या करता है, इसमें क्या होता है, जो एंजाइम निकलते हैं वो उसकी एक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वो अपने एंजाइम्स को ही डिस्ट्रक्ट करने लगते हैं और अपने वाल को ही डिस्ट्रक्ट करना चालू कर देते हैं, जिसके कारण इरिटेशन, पेन, मलाइस ये सब होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, इसका सिम्टम क्या है, तो स्टैबिंग एपिगास्ट्रिक एब्डोमिनल पेन रेडिएटिंग टू द बैक, मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे कोई छुरा भोंक रहा है, और वो सिर्फ आगे ही एपिगैस्ट्रिक रीजन में ही नहीं रहेगा, वो बैक तक रेडिएट हो जाएगा। और अगर सीवियर एक्यूट पैनक्रियाटिटिस रहा तो क्या हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे। अब इसके लिए कौन कौन सा लैब स्टडी किया जाता है, तो क्या पढ़ा था कि एंजाइम का एक्टिवेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाते हैं। तो मेनली 2 एंजाइम इंक्रीज होते हैं, एमाइलेज एंड लाइपेज। इसके कारण कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आता है, डिसेगमेंटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन आता है, पैनक्रियाटिक सीडोसाइट आता है, पैनक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन और हाइपोकैल्सेमिया आता है। याद कीजिए, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, डिसेगमेंटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, पैनक्रियाटिक सीडोसाइट, पैनक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन और क्या होता है इसका कॉम्प्लिकेशन, हाइपोकैल्सेमिया। ये मेनली कितने % मोर्टेलिटी रेट है, तो 30%। अब क्या कर रहा है, ग्रॉस पैथोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, जो फोकल हेमरेज और लिक्विफिकेशन ऑफ पैनक्रियाज होता है वो मेनली कैसा होता है, तो स्टार्टिंग में ब्लैक ग्रे कलर का होता है, लेकिन वो कैसे चेंज हो जाता है, चॉल्की वाइट येलो फैट नेक्रोसिस में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब माइक्रोस्कोपिकली देयर इज लिक्विफिकेशन इन नेक्रोसिस ऑफ द पैनक्रियाज। क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था, हेमरेज हुआ था, फिर क्या हो जाएगा, लिक्विफिकेशन हो जाएगा। अगर लिक्विफिकेशन हो गया तो कैसे पता चलेगा, माइक्रोस्कोपली देखना पड़ेगा उसके लिए। तो इसमें क्या होता है, एंजाइमेटिक फैट का क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस ऑफ ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं, या उसके कारण क्या होता है, तो हेमरेज होता है। अब क्या है, एक्यूट पैनक्रियाटिटिस का देखिए कैसे क्या होता है। दिस द कॉज इज एक्टिवेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम रिजल्टिंग ऑटोडाइजेशन ऑफ ऑर्गन। मतलब पहला क्या हो रहा है कि एक्टिवेशन हो रहा है पैनक्रियाटिक एंजाइम का, उसके कारण क्या होता है, वो ऑटोडाइजेशन करने लगता है ऑर्गन का, उसके कारण क्या होता है, हेमरेजिक फैट नेक्रोसिस होगा, जिससे क्या होगा कि डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट स्टार्ट हो जाएंगे, और ये क्या का फॉर्मेशन करेगा, सीडोसाइट का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो सीडोसाइट है वो पैरेन्काइमल सिस्ट है, ना कि जो लाइन नहीं होते हैं डक्टल इपिथेलियम से। अब क्या कह रहा है, जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है वो मेन कौन सा है, तो गॉल स्टोन के कारण होता है, और दूसरा फैक्टर क्या है, तो अल्कोहल इंटेक। मोस्ट ऑफ द केसेस यही दोनों के कारण आते हैं। इसमें क्या होता है, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, तो सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड प्रोस्टेशन, जिसको हम सर्जिकली ठीक कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि इसको हम कैसे, इसका लैब टेस्ट कैसे करेंगे, तो अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तो इंक्रीज हो जाता है एमाइलेज एंड लाइपेज, और क्या है इसका करेक्टरिस्टिक, तो हाइपोकैल्सेमिया है, जिसके कारण क्या हो जाता है, कॉज बाय, ये क्यों होता है, तो कॉज बाय द लॉस ऑफ सर्कुलेटिंग कैल्शियम। जो सर्कुलेटिंग कैल्शियम है वो प्रिसिपिटेटेड कैल्शियम में चेंज हो जाएगा। अब अगर एक्यूट पैनक्रियाटिस ठीक नहीं हुआ तो वो धीरे धीरे क्या में सुपर इम्पोज हो जाएगा, क्रोनिक पैनक्रियाटिटिस में। तो चलिए आते हैं क्रोनिक पैनक्रियाटिटिस में। ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। और ये क्या से कंप्लीट करता है, तो उसमें क्या था, एक्यूट इन्फ्लामेशन होता था।
इसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा, एट्रोपी होंगे, फाइब्रोसिस होगा, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, पैनक्रियाटिटिस हो जाता है। अब मैनिफेस्टेशन क्या है, उसमें एक ही मैनिफेस्टेशन था कि एब्डोमिनल स्टैबिंग एब्डोमिनल पेन होता है, वो रेडिएट टू बैक, तो इसमें बहुत सारे हैं। एक तो एब्डोमिनल पेन होगा ही क्योंकि ये तो क्लिनिकल साइन है। दूसरा क्या होता है, पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी होता है। तीसरा क्या होता है, मेल ऑब्जर्प्शन होता है। जब पैनक्रियाज अगर वो काम करना कम करेगा तो मेल ऑब्जर्प्शन तो नॉर्मल है। पैनक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन होता है, सीडोसिस्ट होते हैं, सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस होता है। ये मेनली किस एज के पीपल में होता है, तो मिडिल एज मेल अल्कोहलिक में होता है। इसमें कैसा हो जाता है पैनक्रियाज, तो फिर्म वाइट फाइब्रोटिक पैनक्रियाज हो जाते हैं। माइक्रोस्कोपिकली कैसा हो जाता है, तो ये देखने में फाइब्रोसिस होते हैं विद पैरेन्काइमल एट्रोपी। अब इसमें क्या कौन कौन से डिजीज आते हैं, तो ऑटोइम्यून पैनक्रियाटिटिस आते हैं। ये किसके कारण होता है, तो IgG4 के कमी के कारण होता है, जो एसोसिएटेड होता है फाइब्रोसिस डिसऑर्डर के कारण। ये वेरिएंट कैसे करेगा, मतलब ये कैसे ठीक होगा, तो स्टेरॉयड थेरेपी के कारण ठीक होता है। फिर से ही क्या, ऑटोइम्यून पैनक्रियाटिटिस ये किसके कारण होता है, तो IgG4 के कारण होता है, मतलब ये IgG4 एसोसिएटेड फाइब्रोसिस डिसऑर्डर है। इसमें कौन सा रिस्पॉन्ड होता है, तो ये इसमें स्टेरॉयड थेरेपी होते हैं। चलिए अगला आते हैं, क्या है, क्रोनिक पैनक्रियाटिस। जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि पहले क्या होता है फिर क्या होता है, उसे इसमें पढ़ेंगे। इसमें मेनली क्या होता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, प्रोग्रेसिव पैरेन्काइमल फाइब्रोसिस, मतलब इसमें क्या होता है, पैरेन्काइमल फाइब्रोसिस लगातार बनते रहती है। उसके बाद क्या होता है, कैल्सिफिकेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, सीडोसाइट का फॉर्मेशन होता है। सीडोसाइट का फॉर्मेशन दोनों में होता है, ठीक है। ये क्रोनिक पैनक्रियाटिटिस का मेन कारण क्या है, तो अल्कोहलिज्म, माने अल्कोहल इंटेक मेन कॉज है, और उसका किसका, एक्यूट का ये गॉल स्टोन मेन कॉज था, ठीक है। चलिए अब आते हैं किसके सिम्टम क्या होते हैं, तो एब्डोमिनल बैक पेन, एस्टिहोरिया, ठीक है। एस्टिहोरिया मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, फॉल स्मेलिंग होता है, और क्या होता है, फैट मेल ऑब्जर्प्शन होता है। मेल ऑब्जर्प्शन किसके कारण होता है, तो फैट सोल्यूबल विटामिन की डिफिशियंसी से। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, तो A, D, E के। तो एक क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है ए की डिफिशियंसी से, और D की डिफिशियंसी से क्या होता है, ऑस्टियोमेलेसिया होता है, ठीक है। अब आ गया पैनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, ठीक है। ये मेनली क्यों होता है, तो किस सेल के कारण होता है, तो आइलेस सेल ट्यूमर के कारण होता है, ठीक है। ये लेस कॉमन होता है एक्जोक्राइन के कारण, एक्जोक्राइन ट्यूमर से, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, जिसमें लो ग्रेड मेलिग्नेंसी आता है। इसमें लेबोरेटरी टेस्ट मेनली नहीं हो पाता है, क्योंकि हार्मोन्स का क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 सेक्रिएट होता है ना, तो बीटा के कारण क्या होता है, इंसुलिन सेक्रिएट होता है, इसलिए उसमें जो ट्यूमर होता है उसको क्या कहते हैं, इंसुलिनोमा, ठीक है। ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इजलेट सेल ऑफ ट्यूमर है। इसमें क्या होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन का मेन वर्क क्या होता है, वो ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, इसलिए क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। अब ग्लूकोज कम हो जाएगा हमारे शरीर में, जिससे क्या होगा, ये मेनली हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, तो कन्फ्यूजन, कोमा और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है। और क्या होता है, तो हमें बहुत भूख लगती है और हमें बहुत स्वेटिंग होती है। अगर आपको बहुत भूख लग रहा है, स्वेटिंग हो रहा है और आपको कन्फ्यूजन सा हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके ब्लड में क्या है, ग्लूकोज की कमी है, हाइपोग्लाइसेमिया। और ये किसके कारण हो रहा है, तो आपके शरीर में क्या हो रहा है, ज़्यादा इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसको कैसे सही कर सकते हैं, तो सर्जिकली हम इसे क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। क्या क्या फिर से याद रखिए सिम्टम, हाइपोग्लाइसीमिया, ज़्यादा स्वेटिंग आता है, भूख लगता है, कन्फ्यूजन और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और कोमा, ठीक है। दूसरा आते हैं गैस्ट्रियोमा। गैस्ट्रियोमा क्यों होता है, तो जी सेल ट्यूमर के कारण होता है। इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, तो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होता है। इसमें ज़्यादा गैस्ट्रिन प्रोड्यूस हो गया तो क्या होगा, तो जोलिंजर इलेशन सिंड्रोम होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मेनली गैस्ट्रिक फोल्ड ज़्यादा हो जाता है, गैस्ट्रिन हमारे सीरम में ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है, हमारे शरीर में हाइपर एसिडिटी हो जाती है और पेप्टिक अल्सर होने का क्या होता है, चांसेस होते हैं।
गैस्ट्रोमा मेनली कहाँ होता है, तो आउटसाइड द पेनक्रियाज होता है, और ये क्या से एसोसिएटेड है, मेन वन से एसोसिएटेड है। तो इसमें मेनली क्या हो गया, जोलिंजर इलियसन सिंड्रोम और मेन वन, याद रखिएगा गैस्ट्रोमा में। ठीक है, अब आ गया ग्लूकागोनोमा, ये अल्फा सेल के कारण होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकागोन से क्रिएट होता है। ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकोज को बढ़ा देता है, तो क्या हो जाएगा, हाइपर ग्लाइसेमिया हो जाएगा। अगर हाइपर ग्लाइसेमिया हो गया तो डायबिटीज हो सकता है। और हाँ, याद रखिएगा, अगर ये ग्लूकोज कम हुआ तो क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, हंगर होता है, स्वेटिंग आती है। लेकिन अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो सकता है, एनीमिया हो जाएगा, आपको रैसेज आने लगेंगे, एनीमिया रैसेज। ठीक है, याद रखिएगा। सोमैटोस्टेटिनोमा, ये क्या है, डेल्टा सेल के कारण होता है। इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, मेनली इंसुलिन सेक्रेशन को इनहिबिट करता है, जिसके कारण क्या होता है, डायबिटीज हो सकता है। और ये क्या करता है, गैस्ट्रिन सेक्रेशन को भी इनहिबिट करता है, जिसके कारण क्या होता है, हाइपोक्लोरहाइड्रिया होता है। याद रखिएगा, हाइपोक्लोरहाइड्रिया किसके कारण होता है, तो सोमैटोस्टेटिन के कारण होता है। और जो स्टीरोरिया और गॉलस्टोन बताए थे, ये भी मेनली इसी से एसोसिएटेड है, किससे, तो सोमैटोस्टेटिन से। याद रखिए क्या क्या, तो हाइपोक्लोरहाइड्रिया, कोलिसाइटोकाइनिन सेक्रिएशन कौन कौन सा, गॉलस्टोन और स्टीरोरिया। ठीक है, वीआईपी से तो याद रखिए, ऐसे वीआईपी लोग क्या करते हैं, वादा करते हैं। तो वीआईपीओमा में क्या हो जाएगा, वीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। इसमें क्या होता है, ज़्यादा हो जाने से लोग वादा करते हैं, WDHA। तो W से हो जाएगा वातरी, D से हो जाएगा डायरिया, H से हो जाएगा हाइपोकैलेमिया, कैल्सेमिया नहीं, कैलेमिया। याद रखिएगा, कैल्सेमिया किस में होता था, तो वो एक्यूट में होता था, इसलिए हो जाएगा, इसमें होगा हाइपोकैलेमिया। और ऐसे हो जाएगा एक और हाइड्रिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा में। पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा क्या है, कार्सिनोमा क्या है, सॉरी कार्सिनोमा नहीं, कार्सिनोमा। चलिए एक बार फिर से करते हैं, क्या है पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा। ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट में थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज होता है कैंसर डेथ का। ये मेनली किस एज में होता है, तो 60 to 80 ईयर्स ओल्ड में होता है। और ये इसका मेन रिस्क फैक्टर कौन सा होता है, तो स्मोकिंग होता है। और इसका साइन एंड सिम्टम क्या है, तो मेनली साइन एंड सिम्टम क्या है, तो एब्डोमिनल पेन, माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबिटिस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ये सब के बारे में हमने पहले ही डिस्कशन कर चुका है। चलिए फिर आते हैं कि कौन कहाँ पर कितना परसेंट होता है। तो हेड में कितने परसेंट होते हैं, 60%। बॉडी में कितने होते हैं, 50%। और तेल में कितने परसेंट होते हैं, तो 5%। और क्या है, मैक्रोस्कोपिकली एडिनोकार्सिनोमा है ना, जो कहाँ से अराइज होता है, डक्ट एपिथेलियम से अराइज होता है। और इसके कारण क्या क्या मोस्ट कॉमन होते हैं, तो ट्यूमर, डेस्मोप्लासिया एंड पेरिन्यूरल इन्वेशन। ठीक है, अब ट्यूमर मार्कर कौन सा होता है पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा का, तो CEA एंड CA19-9। बट ये क्या होता है, यूजफुल नहीं होता है स्क्रीनिंग ऐसे के लिए। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सर्जिकल इंसिजन। इसमें कौन सा प्रोसीजर लगेगा, तो विपल प्रोसीजर लगेगा। और ये इसमें प्रोग्नोसिस क्या होता है, वेरी पुअर होता है। और ये मेनली सर्वाइवर का कितना परसेंट होता है, तो 5% होता है, ओनली 5%। पेनक्रियाटिक सिस्टिक नियोप्लाज्म क्या है, ये क्या होता है, सीरस नियोप्लाज्म के कारण होता है। और ये मेनली 25% पेनक्रियाटिक सिस्टिक नियोप्लाज्म होता है। ये मेनली बेनिजन होता है। दो तरह का नियोप्लाज्म होता है, पहला सिस्टिक, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, सीरस के बारे में पढ़ेंगे। ये सिस्टिक होता है, वो क्या होता है, बेनिजन होता है। और बेनिजन मतलब क्या हो गया, मतलब कौन सा उसमें आता है, तो सिस्ट एडिनोमाज आता है। और ट्यूमर मेनली किसके म्यूटेशन के कारण होता है, तो VSL के म्यूटेशन क्या होता है। सिस्टिक नियोप्लाज्म में दो तरह के आते हैं, एक सीरस एक म्यूकस। सीरस जो नियोप्लाज्म है वो कितना परसेंट है, 25% है। ये मेनली बेनिजन होता है। और वो किसको कहते हैं, तो सिस्ट एडिनोमाज को कहते हैं। और इसमें कौन सा ट्यूमर में म्यूटेशन होता है, तो VHL में म्यूटेशन होता है। ठीक है, दूसरा है म्यूकिनस नियोप्लाज्म। म्यूकिनस नियोप्लाज्म क्या है, किस में कॉमन होता है, तो वुमेन्स में कॉमन होता है। और इसमें क्या मेन सिम्टम है, तो डिस्प्लेसिया और कार्सिनोमा। ठीक है, तो मेनली ये कौन से केसेस सबसे ज़्यादा क्यूरेटिव होते हैं इसमें, म्यूसिनस नियोप्लाज्म में, तो डिस्टल पेनक्रिएटेक्टोमी, ये क्या होते हैं, क्यूरेटिव होते हैं। अब क्या पढ़ना है, इंट्राडक्टर पेपिलरी म्यूसिनस नियोप्लाज्म, ये भी कॉमन होता है मेन में।
याद रखिएगा म्यूसिनस नियोप्लाज्म किसमें कॉमन होता है, वुमेन में, और इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस नियोप्लाज्म किसमें होता है, तो मेन में होता है। और ये सेरस पढ़े थे किसके म्यूटेशन के कारण, तो VSL के कारण। और ये जो इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस नियोप्लाज्म है ये किस में म्यूटेशन होता है, तो GNAS में होता है, और ये वेरी कॉमन होता है। ठीक है, ये म्यूटेशन याद रखिएगा, सेरस में VSL और इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस नियोप्लाज्म में GNAS होता है। ठीक है, अब चलिए आते हैं एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द पैनक्रियाज। ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है। इसमें क्या होता है, मेन मतलब ये कैसे इंक्रीज होता है, तो स्मोकिंग के कारण। जो एक्यूट था उसका मेन कॉज क्या था, तो मेन कॉज था गॉल ब्लेडर, गॉलस्टोन, और दूसरा क्या था, अल्कोहल इंटेक। लेकिन ये एडिनोकार्सिनोमा है, ये मेनली क्यों होता है, स्मोकिंग के कारण होता है। और इसमें ये कहाँ पर अराइज होता है, तो हेड ऑफ द पैनक्रियाज में होता है। इसके कारण क्या होते हैं, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, और ये लेसी अफेक्ट करता है बॉडी और तेल को। तो मेनली किसको अफेक्ट करता है, हेड ऑफ द पैनक्रियाज को। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्यों होता है, तो जब हेड ऑफ पैनक्रियाज में क्या होता है, कार्सिनोमा होता है, तो ये क्या करता है, बाइल डक्ट को, कॉमन बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है, बाइल जूस का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं एडिनोकार्सिनोमा ऑफ पैनक्रियाज। कार्सिनोमा इन्वॉल्व्स द पैनक्रियाटिक टेल, कॉजेज इजले डिस्ट्रक्शन एंड सेकेंडरी डायबिटिक मेलिटस। कह रहा है जब वो तो हेड में हुआ, लेकिन अगर ये कार्सिनोमा तेल में होगा तो क्या होगा, इजलेट का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और सेकेंडरी डायबिटिक मेलिटस हो जाएगा। तो इसका क्लिनिकल फीचर क्या है, तो वही मेनली जो कार्डिनल साइन है, एब्डोमिनल पेन जो रेडिएट हो जाएगा बैक में, और क्या है, द माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबिटिस, जिसमें जो कौन सा साइन करता है, तो ट्रोसियो साइन करता है। और दूसरा क्या है, जो बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। मेनली ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी सब में देखने को मिलेगा, अगर जो हेड को क्या करेगा, प्रीफर करेगा। और इसमें स्टोमक क्या हो जाता है, डिस्टेंटेड हो जाते हैं, और गॉल ब्लैडर पल्पेबल हो जाता है। कैंसर इज ऑफन साइलेंट, साइलेंट मतलब ये क्या होता है, सिम्टम के साथ एराइज नहीं करता है, साइलेंटली एसिम्प्टोमेटिक एराइज करता है। बिफोर बाय द स्प्लिट डिसेमिनेशन ऑकर, बिना मतलब जब तक ये ज़्यादा ना हो जाए तब तक ये क्या करता है, साइलेंट रहता है, बिना सिम्टम के ही आता है, और इसमें डेथ विदिन 1 ईयर हो जाते हैं। अब क्या है, पैनक्रियाटिक इंट्राडक्टल नियोप्लाज्म, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, लेसन को। लेसन का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसिया। और ये किस जीन के म्यूटेशन के कारण होता है, तो KRAS ऑन्कोजीन म्यूटेशन के कारण, म्यूटेशन के कारण होता है। अभी तक हमने 3 म्यूटेशन पढ़ा, कौन कौन सा, तो सीरस में क्या होता है, VHL का म्यूटेशन होता है। इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस नियोप्लाज्म में क्या होता है, GNAS का म्यूटेशन होता है। और जो पैनक्रियाटिक इंट्राडक्टल नियोप्लाज्म पढ़े, इसमें क्या का म्यूटेशन होता है, तो KRAS का म्यूटेशन होता है। KRAS क्या है, ऑर्कोजेनिक है, और बाकी क्या था, ट्यूमर सप्रेसर था। ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर जिन कौन कौन सा है, P53, P16, DPC4 और समाधि 4। ठीक है, ये क्या है, इन्वेसिव कार्सिनोमा इसके कारण होता है। चलिए अब आते हैं क्लिनिकल साइन में, क्या लिखा हुआ है, 1 month old infant is brought to the physician by her parents. She has had repeated bout of bilious vomiting. ये याद रखिएगा, क्या हो रहा है, bilious vomiting हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है over the past month and cannot be fed adequately, और वो खाना भी सही से नहीं खा रहे हैं। और उसका वेट क्या हो रहा है, 10% क्या हो रहा है, घट रहा है, और लेंथ फिर उसका इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, और भी इसमें सिम्टम है, क्या क्या सिम्टम है, तो एन अपर GI सीरीज डिस्क्लोज मार्क नैरोइंग ऑफ द मिड पोर्शन ऑफ द डियोडेनम। क्या कर रहा है, डियोडेनम का मिड पोर्शन को क्या कर रहा है, डिस्क्लोज कर रहा है। तो मोस्ट लाइकली कौन से ऑब्स्ट्रक्शन होंगे, तो ए ऑप्शन है एनुअल पैनक्रियासिस, B ऑप्शन है डियोडेनम पॉलिप, C ऑप्शन है इजलेस सेल एडिनोमा, D ऑप्शन है पैनक्रियाटिक सीडोसाइट, E ऑप्शन है क्या है, पायरोलिक स्टेनोसिस। तो पायरोलिक स्टेनोसिस से तो कोई लेना देना नहीं है, हमने कौन कौन सा पढ़ा है, और B डियोडेनम पॉलिप से भी कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो सकता है, A, C, D। अब गेस कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं।
तो क्या है, एनुअल पेनक्रियाज है। एनुअल पेनक्रियाज में हमने क्या पढ़ा था कि क्या होता है, डिओडनम इनसाइकिल हो जाता है और उसको क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। तो इसलिए ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, बाइल जूस डिओडनम में नहीं जा पाया और जिसके कारण क्या हो गया, वो वोमिटिंग के थ्रू बाहर आ गया। यही कह रहा है, इसी कारण ये डिजीज कौन सा होगा, एनुअल पेनक्रियाज होगा। एनुअल पेनक्रियाज इज ए कोजेनाइटल कंडीशन इन विच हेड ऑफ द पेनक्रियाज सराउंडेड द सेकेंड पोर्शन ऑफ द डिओडनम। ठीक है, डिओडनम पायरोलिक स्टेनोसिस क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो गैस्ट्रिक ऑथलेस से रिलेटेड है। और डिओडनल पॉलिप क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इन्फेंट में नहीं होता है। और देखिए एज भी बहुत मैटर करता है। एज क्या है, 1 मंथ ओल्ड इन्फेंट। तो ये डिओडनम पॉलिप क्या है, बच्चे में नहीं होता, इसलिए हो नहीं सकता। तो डायग्नोसिस क्या हो गया, एनुअल पॉलिप्स। अब चलिए सेकंड में आते हैं, क्या कह रहा है, एज क्या है, 42 ईयर ओल्ड क्या है, ओबेस वुमेन है। मतलब कि एज क्या है, 42 ईयर्स ओल्ड, मेन क्या है, वुमेन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सीवियर एब्डोमिनल पेन होते हैं और जो रेडिएट टू बैक। कोई भी हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल और ड्रग एब्यूज नहीं है। ठीक है, क्या है, अल्कोहल और ड्रग एब्यूज नहीं है। उसके बाद इसका ब्लड प्रेशर कितना है, 90/45। इसका रेस्पिरेटरी रेट कितना है, 32। पल्स कितना है, 100 बीट पर मिनट। और फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या मिला कि टेंडरनेस है, गार्डनेस है, रिगिडिटी है। और क्या है, लेफ्ट प्लूरल इफ्यूजन है। लेबोरेटरी टेस्ट में क्या हो गया, एलिवेटेड सीरम एमाइलेज है और लाइपेज है, हाइपोकैल्सीमिया है। तो डायग्नोसिस क्या होगा, बाकी तो छोड़िए, लेबोरेटरी टेस्ट क्या था, एलिवेटेड सीरम एमाइलेज और लाइपेज। एक्यूट पेनक्रियाटिस पढ़ा था, उसमें क्या होता है कि एंजाइम का एक्टिवेशन हो जाता है, जिसके कारण लॉट ऑफ एंजाइम क्या हो जाते हैं, सेक्रिएट होते हैं। और क्या होता है, लाइपेज और एमाइलेज का क्या होता है, ये परसेंटेज क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, एक्यूट पेनक्रियाटिस हो सकता है। देखिए हाँ, एक्यूट पेनक्रियाटिस मेन इसमें क्या है कि ये डिफाइंड एज इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ एक्सोक्राइन पेनक्रियास दैट रिजल्ट फ्रॉम द इंजरी टू एकिनार सेल। और क्या है इसमें, मेन तो है कि वो एब्डोमेन पेन क्या हो गया, रेडिएट टू बैक हो गया। और इसमें सीवियर साइन में क्या था, शॉक होता है। शॉक में क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है, टैकीपनिया होता है, टैकीकार्डिया हो जाता है। ठीक है, और मेनली तो बताया कि एंजाइम का एक्टिवेशन हो जाता है, जिससे माइलेज और लाइपेज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो डायग्नोसिस क्या हो जाएगा, एक्यूट पेनक्रियाटिस हो जाएगा। चलिए तीसरा आते हैं। तीसरा में क्या है, जो ऊपर दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें कौन सा पैथोजेनेसिस होगा। तो कौन सा पैथोजेनेसिस होगा, सोचिए, कार्सिनोइड, कोलीलिथियासिस, इंसुलिनोमा, पेनक्रिएटिक एडिनोकार्सिनोमा, पोर्टर हाइपरटेंशन। तक क्या होगा, कोलीलिथियासिस होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए क्या कह रहा है, सम 45% ऑफ all patients with acute pancreatitis also have cholelithiasis. The risk of developing acute pancreatitis in patients with gallstone is 25 times higher than the general population. अच्छा, कोलीलिथियासिस, एक्यूट पेनक्रियाटिस का मेन सिम्टम क्या था, किसके कारण होता था, तो गॉलस्टोन के कारण। तो गॉलस्टोन किस में होता है, कोलीलिथियासिस में होता है। तो मेन क्या हो गया, कोलीलिथियासिस हो गया। क्रोनिक अल्कोहलिज्म क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 1/3 होता है, ज़्यादा परसेंटेज किसके होते हैं, तो गॉलस्टोन के होते हैं। उसके बाद अल्कोहल का होता है। ठीक है, चलिए आते हैं फोर्थ में। क्या कह रहा है, ए 60 ईयर ओल्ड अल्कोहलिक मैन है। पहले तो ये मैन है, ऊपर से कितना क्या है, 60 ईयर ओल्ड है। और उसके बाद इसमें 6 मंथ क्या है, हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट एपिगैस्ट्रिक पेन है। 6 मंथ मतलब ये क्या हो गया, क्रोनिक हो जाएगा, ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी देखते हैं क्या है, वेट लॉस हो रहा है, फॉल स्मेलिंग डायरिया है, और क्या हो रहा है, एब्डोमिनल पेन क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट और इंट्रैक्टेबल है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो देखिए क्रोनिक पेनक्रियाटिस हो जाएगा। क्यों, पहले तो ये 6 मंथ है, ऊपर से रिकरेंट है, तो ज़्यादा जानने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं। अब इसमें कह रहा है जो ये ऊपर वाले क्वेश्चन है, इसमें मेन चीज़ क्या इनकाउंटर किए हैं, तो क्या किए हैं, एक कोरहाइड्रिया, हाइपोग्लाइसेमिया, मिलीना, परनीशियस एनीमिया, एस्टिहोरिया। तो क्या किए हैं, एस्टिहोरिया, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है,
कि एब्डोमिनल पेन क्या होता है, कांस्टेंट और इंट्रैक्टेबल होता है, और क्या है, फॉल स्मेलिंग आ रहा है। तो फॉल स्मेलिंग किसके कारण होता है, तो एस्टिओरिया के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर से क्या है, 50 ईयर ओल्ड वुमेन है, उसमें क्या होता है, परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन होता है, एनोरेक्सिया हो जाएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा, और क्या होगा, उसमें एक्यूट पेनक्रियाटिस का पास्ट हिस्ट्री है, और क्या है, उसमें जॉन्डिस भी शो हो रहा है, एब्डोमिनल मास भी शो हो रहे हैं। और लेकिन जो नॉर्मल बिलिरुबिन है, एएसटी है, एएलटी है, सीटी स्कैन में क्या मिला, तो फ्लूइड लाइक कैविटी मिला, कहाँ पे, हेड ऑफ द पेनक्रियाज में। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, याद है जब हम पेनक्रियाटिक सीडोसाइट पर आ रहे थे तो उसमें क्या था, लिक्विफिकेशन ऑफ फैट नेक्रोसिस, तो कौन सा हो जाएगा, सीडोसाइट हो जाएगा। तो मेनली इसमें डायग्नोसिस के लिए क्या सा है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन द हेड ऑफ द पेनक्रियाज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 जो हुआ था, सीडोसाइट क्या हुआ था, पेनक्रियाटिक सीडोसाइट, वो किसके कारण होता है, तो ऑप्शन से ही लग रहा है कि ई होना चाहिए। देखिए पेनक्रियाटिक एंजाइम के कारण होना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो सीडोसाइट है वो लिक्विफिकेशन हो जाता है। तो लिक्विफिकेशन में क्या होते हैं, पेनक्रियाटिक सीडोसाइट आर लाइंड बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड कंटेन ब्लड, नेक्रोटिक डेब्रिस एंड सेक्रेटेड पेनक्रियाटिक एंजाइम। अब रिफ्लेक्स ऑफ वाइल इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ पेनक्रियाटिक सीडोसाइट। ठीक है, और BCD जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, ज़्यादा क्या होता है, तो ये एंजाइम्स के कारण होता है। चलिए आते हैं, क्या करें, एक 60 ईयर ओल्ड मैन है जिसमें क्या है, 3 वीक हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन, प्रोग्रेसिव येलोइंग ऑफ स्किन, ठीक है, और एस्क्लेरा हो जाता है। उसके बाद उसमें क्या है, इंटरमिटेंट पेन होता है अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज में, ये मेन होगा, अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज में क्या होता है, पेन होता है। उसका सीरम कितना है, 15 mg पर लीटर डेकालीटर, और वो क्या है, कंजुगेटेड फॉर्म में हो रहा है। मास कहाँ मिला, तो हेड ऑफ द एब्डोमेन में मिला, और वो क्या है, इसमें परमोली थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होता है। तो इसमें मेनली किसके कारण होता है, तो देखिए पेनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा के कारण होता है। क्यों, अब देखते हैं क्या हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, स्किन, ये तो मेनली कैरेक्टरिस्टिक है पेनक्रियाटिक का। लेकिन एडिनोकार्सिनोमा का कौन सा मेन कारण है, तो देखिए क्या कह रहा है, मास ऑफ द हेड ऑफ द पेनक्रियाज, मास हो रहे हैं, कोई मास में क्या होता है, कैंसर में ही ना मास होता है, तो मास हो रहा है कहाँ, हेड ऑफ द ये पेनक्रियाज में। और क्या हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रहा है। ये सब इसके क्या थे, 4 थे ना, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये CID, अब ये सब क्या थे, सिम्टम थे ना पेनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा का, तो वही बता रहा है। तो कौन सा होगा, पेनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा होगा। तो अब कह रहा है कि उस जो क्वेश्चन है उसमें कभी कभी क्या होता है, पर्सन डाई कर जाते हैं, तो किसके कारण डाई करते हैं, तो देखिए डक्टल सेल के कारण। डक्टल सेल के कारण क्यों, जो पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा होता है वो मेनली किसको अफेक्ट करता है, पेनक्रियाटिक डक्ट एपिथेलियम को इफेक्ट करता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 65 ईयर ओल्ड वुमेन है, जो इसमें क्या होता है, 5 वीक हिस्ट्री ऑफ येलो स्किन, स्क्लेरा, एनोरेक्सिया एंड एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस है, और ये क्या करता है, 1 पैक ऑफ सिगरेट पर डे पीता है 20 साल से, सिगरेट मेन है इसका। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि इसमें क्या है, जॉन्डिस और पल्पेबल गॉल ब्लेडर है, ये तो हमने पढ़ा था, जॉन्डिस और पल्पेबल गॉल ब्लेडर किस में होता है, तो एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होता है। चलिए इसमें तो इजीली मिल गया। अब क्या कह रहा है, जो हिस्ट्रा हेपेटिक बिलियरी जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो उसका मेन फैक्टर क्या है, तो वहाँ पे क्या कर रहा था, सिगरेट का स्मोकिंग कर रहा था, तो देखिए सिगरेट स्मोकिंग मेन फैक्टर है। अब क्या कह रहा है, 47 ईयर ओल्ड मैन है जो सफ़र क्या कर रहा है, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर हम लोग गैस्ट्रियोमा में पढ़े थे, ज़्यादा एसिडिटी हो जाता है, उसमें क्या होता है, जो जोलिंजल इलीसन सिंड्रोम हो जाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि एक वुमेन है 35 ईयर ओल्ड है, 6 मंथ हिस्ट्री ऑफ स्किन रैश। स्किन रैश हमने किस में पढ़ा था कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया होते हैं,
तो क्या होता है कि अनीमिया हो जाते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया और स्किन रैश हो जाता है। ठीक है, और जब ग्लूकोज कम हो जाता है तो हमें भूख लगती है, स्वेटिंग होता है। ठीक है, तो ये किसके कारण हो जाएगा, हमारे शरीर में क्या है, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया है, तो किसके कारण होता है, तो ग्लूकागोनोमा के कारण होता है। ठीक है, ये तो ईजी है डायग्नोसिस करना। फिर क्या कह रहा है, ए 40 ईयर ओल्ड वुमेन है कम्स टू द फिजिशियन ऑफ 6 वीक हिस्ट्री ऑफ एपिसोडिक हंगर एंड फेंटिंग स्मेल। अब क्या कह रहा है, भूख लग रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है, साइकेट्रिक बताया था ना ऊपर पीपीटी में कि जब ये ग्लूकोज की लेवल कम हो जाती है तो क्या होता है, वो मेनली हमारे दिमाग को असर करता है, जिसके कारण इरिटेशन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कोमा ये सब होते हैं। और क्या होती है, स्वेटिंग होता है, हंगर होता है। तो ये किसके कारण होगा, हाइपोग्लाइसीमिया किसके कारण होता है, तो इंसुलिनोमा के कारण होता है। तो देखिए इंसुलिनोमा के कारण हो गया, ईजी है पहचानना। अब क्या कह रहा है, वातरी डायरिया। याद कीजिए, वादा क्या किए, वीआईपी लोग क्या करते हैं, वादा करते हैं, तो वीआईपी ओमा हो जाएगा वातरी डायरिया में, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसको क्या होता है, वादा करते हैं वातरी डायरिया, ज़्यादा डायरिया हो रहा है तो क्या होगा, आपको प्यास लगेगा, आप कंटिन्यूसली पानी पिएंगे, जिसके कारण क्या होगा, ये एक और हाइड्रिया हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, जिसके कारण माइल्ड एसिडोसिस हो जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक 45 ईयर ओल्ड वुमेन है जो कंप्लेन करती है राइट अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, ड्राई माउथ, इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, फॉल स्मेलिंग, फैटी स्टूल। फॉल स्मेलिंग अब फैटी स्टूल किसके कारण होता है, टेस्टिरोरिया के कारण होता है। वेस्टिरोरिया किस में होता है, तो सोमैटोस्टेटिन, हमने पहले ही पढ़ चुका है ये सब, इसलिए इसको ज़्यादा टेंशन नहीं है। देखिए सोमैटोस्टेटिन कहते हैं ना, स्टीरोरिया मेन है इसका कारण। इसमें क्या होता है, हाइपोकोड्रीला हो जाता है, गॉलस्टोन, डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 35 ईयर ओल्ड मैन है जो कंप्लेन करता है सीवियर एक्यूट पेरी अम्ब्रिकल पेन, जो रेडिएट करता है उसके बैक में। और क्या होता है, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, ब्लड प्रेशर 120/70, पल्स रेट, हैंड रेट, टेम्परेचर 37.8। लेबोरेटरी टेस्ट में क्या हो गया, एलिवेटेड क्या हो जाएगा, माइलेज और लाइपेज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, लेकिन कैल्शियम और लिपिड क्या हो जाएंगे, नॉर्मल होंगे। पेशेंट एक्सपायर एंड पेनक्रियाज इज एग्जामिन एट ऑटोप्सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो क्या कह रहा है इसमें, एक्यूट इस्केमिया, ड्रग इंड्यूस्ड, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरलिपिडेमिया। तो मेरे को तो लग रहा है कि ऑप्शन बी होना चाहिए। क्या कह रहा है, ठीक है, ड्रग इंड्यूस्ड पेनक्रियाटाइटिस। क्यों होगा, यहाँ पे टर्म देखिए क्या है, एडियोपैथिक कार्डियोमायोपैथी, ये क्यों होता है, तो मेनली ड्रग्स के कारण होता है। तो ये एडियोपैथिक टर्म इसमें हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ड्रग इंड्यूस्ड पेनक्रियाटाइटिस हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है, 63 ईयर ओल्ड वुमेन है, रिप्रेजेंट करती है 5 मंथ हिस्ट्री ऑफ क्या करती है, रिकरेंट एपिगैस्ट्रिक पेन है। और क्या है, नासिया है। 6 मंथ हो गया तो क्रोनिक में आएगा। ठीक है, अब क्रोनिक में क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है, फ्लशिंग ऑफ फेस है, पेरी ऑर्बिटल इदीमा हो गया, हाइपोटेंशन हो गया। तो ये क्या है, पेरी ऑर्बिटल इदीमा, फ्लशिंग ऑफ फेस, ये सब किसके कारण होता है, तो पेनक्रियाटिक कार्सिनोइड के कारण होता है। याद रखिएगा, कार्सिनोइड के कारण क्या होता है, फ्लशिंग ऑफ द फेस, पेरी ऑर्बिटल इदीमा, हाइपोटेंशन। वो तो रिकरेंट एपिगैस्ट्रिक पेन रहेगा ही, क्यों, क्योंकि ये तो कार्डिनल साइन है। ठीक है, क्या कह रहा है, 65 ईयर ओल्ड मैन है जिसको हिस्ट्री ऑफ क्या है, एक्रोमीगैली है। कंप्लेन क्या है, रिकरेंट है एपिगैस्ट्रिक पेन, डार्क कलर्ड टेलिस्टूल, डार्क कलर टेलिस्टूल है, ये देखिएगा किस में होता है, उसमें फॉल स्मेलिंग था इसलिए स्टीरोरिया था। इसमें क्या है, डार्क कलर्ड टेलिस्टूल है। लेबोरेटरी टेस्ट में क्या होता है, मॉडरेट हाइपरकैल्सीमिया है, हाइपरलिपिडेमिया है एंड एलिवेटेड सीरम लेवल ऑफ पीटीएस एंड गैस्ट्रीन है। ग्लूकोज भी क्या है, लिमिट में है। अल्ट्रासाउंड क्या करता है कि मास होता है 10 ऑफ द पेनक्रिया। तो डायग्नोसिस क्या है, मेरे को तो लग रहा है कि मेन 1 है। हाँ देखिए मेन 1 है। मेन 1 को क्या कहा जाता है, बर्मर सिंड्रोम भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, मेनली एडिनोमा ऑफ द पेनक्रियाज होता है, मतलब एक्रोमीगैली। ठीक है, और क्या हो जाता है, हाइपरप्लेसिया होता है पैराथायराइड में क्या हो जाता है, हाइपरप्लेसिया हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हाइपरकैल्सीमिया। और क्या होता है,
एडिनोमा इन इंडोक्राइन पैनक्रियाज, जिसके कारण गैस्ट्रियोमा भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए मेन 2A क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा होता है। तो मेन कौन सा हो जाएगा, मेन 1। ठीक है, चलिए इसी के साथ पैनक्रियाज हम समाप्त करते हैं। अगर आपको समझ में आया हो या समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, और समझ में आ गया तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।